हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोमून वहां पर मन में सोच रहा था, चलो ये अच्छा है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला और मैं चुपचाप इस इंसिडेंट को ऐसे जाने देता हूँ। और वहां पर जो स्पेयर डीमन का बच्चा होता है वो कहता है कि वाह, और मैं अभी तक जिंदा हूँ। और हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते जब स्पेयर डीमन और वो दूसरा बंदा लड़ रहे होते। जंग हुआंग कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा मूव नहीं था, लेकिन क्या तुम थोड़ा और मेहनत नहीं कर सकते। स्पेयर डीमन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम 1 मिनट के बाद में इतनी बातें कैसे कर पाओगे। और वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और चलो देखते हैं आखिर तुम कितना अच्छा कर रहे हो। और इसी के साथ में स्पेयर डीमन जब उसको मारने वाला होता है तभी वो नीचे साइड में कुछ देखता है और कहता है 1 मिनट ये। और वो कहता है अरे नहीं, और मेरा बेटा खतरे में है, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और दूसरा बंदा कहता है भाई आखिर तुम ऐसे समय में कहाँ देख रहे हो। और तभी वो देखता और कहता कि हाँ। और हम अभी का सीन देखते जहां पर कि वो दोनों ही उस स्पेयर डीमन के बेटे के पास में आते और कोई बोल रहा होता है कि जंग हुआंग और स्पेयर डीमन दोनों ने अपनी लड़ाई को रोक दिया। और ये सब क्यों है यार, और क्या ये सब कुछ उस गंदे वेनम किंग के कारण। और वो बच्चा कहता पिताजी, स्पेयर डीमन कहता तुम ठीक तो हो ना। तो बच्चा कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ। आगे हम देखते कि वो जो जेंग हुआंग होता है वो कहता है कि मैं अब थोड़ा मेरा मोटिवेशन चला गया यार, और क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगे। स्पेयर डीमन कहता है कि आज का दिन उसके लिए नहीं लग रहा है मुझे, और चलो इसको किसी और दिन के लिए छोड़ देते। और आगे स्पेयर डीमन कहता अगली बार बस ये हम दोनों ही होंगे और कोई नहीं। और इसी के साथ में वो कहता चलो अब यहाँ से चलते हैं। और उसका बेटा कहता है कि ठीक है। और उसके बेटे को वो कंधे पर उठाकर वापस वो कपड़ा डालकर जाने लगता है। वो मन में सोचता कितनी बेकार चीज है यार, और मैं उनकी लड़ाई को और देखना चाहता था, और ये सब कुछ उस स्टूपिड वेनम किंग के कारण। और तभी स्पेयर डीमन पीछे मुड़ता और कोई चीज फेंकता है वुमन की तरफ और कहता ये रख लो, और ये थोड़े से तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे बेटे को बचाने के लिए। और वुमन वो देखता और कहता कि मैं, और वो मन में सोचता कि स्पेयर डीमन को पता था कि जो मैंने चीजें की थी। और वो कहता कि तुमने मेरी जिंदगी पिछली बार बचाई थी, तो इसलिए मुझे आपको उस दया के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो आपको मुझे ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है। स्पेयर डीमन कहता कि मेरे बेटे की जिंदगी वो तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और इसीलिए ये इक्वल नहीं है। और चलो कुछ भी हो, लेकिन ये चीजें मेरे काम की नहीं, तो तुम ये रख सकते हो। वुमन कहता तो थैंक यू। और इसी के साथ में स्पेयर डीमन वहां से जाते हुए कहता है अगर नसीब रहा तो हम वापस फिर किसी दिन मिलेंगे। और दूसरे लोग देखते रह जाते और कहते क्या वो बस ऐसे ही चला गया। और यहाँ तक कि जोंग हुआंग भी गायब हो गया यार, और यहाँ तक आना मेरा ऐसे फालतू गया यार, और ये सब कुछ उस गंदे वेनम किंग के कारण हुआ। और मुझे खुशी है कि अब वो मर चुका है यार। लेकिन आखिर वो अचानक से स्पेयर डीमन उस बंदे से क्यों बात कर रहा था जो कि ली बी फैमिली के यहाँ पर बस सामान उठाने वाला है। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो दोनों ही बिना किसी के नोटिस हुए ही गायब हो गए यार। और फिर भी मैं यहाँ पर अपनी वो विंड वाली टेक्निक इस्तेमाल कर पाया था, और बस उनको थोड़ी सी देर देखने के बाद में, और मैं लकी था कि मैं यहाँ पर उस स्पेयर डीमन से भी मिल पाया, और इससे मेरी और मदद होगी जब मैं कभी तलवार उठाऊंगा, और मैं पक्का कह सकता हूँ। और वुमन का भाई उसको देखते हुए सोच रहा होता कि ब्रदर, और आखिर स्पेयर डीमन ने मेरे ब्रदर से वापस क्यों बात की, और आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और वुमन के सामने वो जो योंग नाम की लड़की होती है वो आती है और कहती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम उस वेनम किंग के हमले से बच गए, और वो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता था। वुमन कहता कि हाँ मैं बस लकी था, और क्या आपको किसी तरह की डील वगैरह मिली। तो योंग कहते कि नहीं, एक भी नहीं। वुमन कहता अरे ये तो शर्म की बात है। योंग कहती फिर भी, और ये अभी फाइनल नाइट है तो मैं देखूंगी आखिर क्या हो सकता है अंत तक, और तुम्हें भी अभी और कुछ ट्राई करना चाहिए और अच्छा समय पाने की कोशिश करनी चाहिए। वुमन कहता हाँ थैंक यू। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपने ओरा स्वॉर्ड लाता है और कहता कि फ्यू, और मुझे मुझे अपनी ब्लेड ओरा को थोड़ा और ऐसे लाना होगा। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार में ओरा दिख रहा था। वो मन में सोचता जिस तरह से उस बिना नाम वाले ट्रेवलर ने अपने वो, और आगे वो मन में सोच रहा था जिस तरह से स्पेयर डीमन ने अपने ओरा का इस्तेमाल किया था, और बहुत ही ज्यादा फोकस स्ट्राइक जैसे कि हमने मुझे उस मास्टर ने बताई थी। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार में एकदम अच्छे से ओरा लाता और कहता कि हाँ बिल्कुल यही, और ये एकदम कॉन्सेंट्रेट हुआ ब्लेड हो रहा है, और ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आना सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा, और मैं कितना लकी इंसान हूँ नहीं। और जेंग हुआंग, जिन वॉन म्योंग और साथ ही में स्पेयर डीमन, और ये तीनों ही मेरे टीचर्स है। और वो कहता है थैंक यू आप सबके कारण। और पीछे से हम देखते हैं कि तभी वहां पर जेंग हुआंग आता है और कहता है कि वाह, और जैसी उम्मीद थी ब्रदर तुमसे, और तुम ऑलरेडी यहाँ तक अपने ब्लेड ओरा को भी पा चुका हो, और तुम सच में काफी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। वुमन कहता ओह बिना नाम वाले ट्रेवलर, और मुझे लगा था कि तुम ऑलरेडी जा चुके हो। और वो पहले वाली जो लड़ाई थी वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी, और इससे मेरी बहुत ज्यादा मदद भी हुई। जेंग हुआंग कहता है कि अगर ये सब कुछ उस वेनम किंग के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा चीजें दिखाता। और वो स्पेयर डीमन वहां पर अपने है ना दोनों हाथ पैरों पर ऐसे रेंगता हुआ वहां से भागता, लेकिन कितनी शर्म की बात है नहीं। वो मन कहता है कि 1 मिनट, स्पेयर डीमन वो भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था, और उसके स्पेयर का जो ओरा है उसको देखकर मुझे मेरा ये ब्लेड ओरा बनाने में काफी ज्यादा मदद हुई। तो जेंग हुआंग कहता है कि एक्सपर्ट की लड़ाई को देखना वो तो या तो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, या फिर तुम जिस तरह से इसको स्टडी करते हो उससे तुम्हें समझ आएगा।
और चलो तो आखिर अब तुम क्या करोगे और क्या तुम वापस घर पे जाना चाहते हो? वो मन कहता है कि हाँ, और जो ये सामान वगैरह लेकर जाना है वो कल के दिन यहाँ से निकलेंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। जेंग हुआंग कहता है बहुत अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा। वुमन कहता है हाँ तुम आखिर क्यों? तो जेंग हुआंग कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो वुमन कहता है बेटी से? और वुमन मन में सोचता है कि मैंने कहीं सुना था कि बेक सेंगन उनके कुछ बेटे नहीं है और लेकिन एक बेटी, और ऐसा कहा जाता है वो भी बहुत लंबे समय पहले मर चुकी है। और जेंग हुआंग कहता है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो भी तुम्हारे साथ में जाएगा राइट? तो वुमन कहता है हाँ तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है? और जेंग हुआंग कहता है कि हाँ, और मेरी बेटी शायद मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाए अगर मैं अपने पोते के साथ में जाऊं। और वुमन कहता है कि पोते, और आपके पोते भी यहाँ पर है क्या, कहाँ पर? और वो इधर उधर देखने लगता है। जेंग हुआंग कहता है कि वो एकदम मेरे सामने ही खड़ा है और तुम मेरे पोते हो संग वुमन। और इसी के साथ में वुमन जोर से चिल्लाता है क्या? और सामने वाला बंदा वापस हंसने लगता है। वुमन कहता तो क्या तुम मेरे नाना जी हो? लेकिन मेरी मम्मी ने तो कभी नहीं कहा था ऐसा कुछ, और क्या तुम वैसे मेरे साथ में मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा? तो जेंग हुआंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा नाना जी हूँ, और फिर भी तुम मुझे बिना नाम वाला ट्रेवलर बुला रहे हो। और सबसे पहली जिस जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाई होगी वो तो तमीज होनी चाहिए नहीं? और इसी के साथ में वुमन मन में सोचता है उसकी मम्मी का नाम जो होता है बेक जिन जिन, और उसके ये दादाजी का नाम जिसका नाम है बेक सेंग उन। और वो मन में सोचता है मेरी माँ असल में बेक सेंग उन की बेटी है। और बेक सेंग कहता है कि तुम्हारी मम्मी वो मेरे साथ में पहले रहती थी जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन मैं इधर उधर से भटकने वाली जिंदगी जीता था, तो इसलिए मैंने उसको मेरे घर वाले मतलब मेरे परिवार के वहां पर भेज दिया था जो कि आयरन ब्लेड हाउस है, और जहां पर कि मुझे लगा था कि उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी रहेगी। और तुम्हारी मम्मी की बॉडी वो बहुत ज्यादा कमजोर है नहीं? वो मन कहता कि हाँ सही कहा। और आगे उसके नाना जी उसको बता रहे थे कि जैसे जैसे जिन जिन बड़ी होती रही उसके जो घर वाले थे वो उसकी एक अरेंज मैरिज कराने चाहते थे जिसके लिए कि उसने मना कर दिया था। और मेरी तरह वो भी किसी एक जगह पर टिकना नहीं चाहती थी, और इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो कहीं पर भी शादी करके चली जाएगी, और इसीलिए उसने घर को छोड़ दिया। और बाद में हमारे परिवार ने कुछ ट्रैकर्स का ग्रुप उसके पीछे भेजा था, और इस डर में कि उसके घर की रेपुटेशन कहीं खराब ना हो जाए पब्लिक। और उस समय के दौरान मैं इधर उधर दुनिया में ट्रेवल कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान के हाथों से जिन जिन को बहुत ही ज्यादा मिस्टेक से चोट लग चुकी थी। और वो मन कहता है ऐसी बात है, और वो मन में सोचा कि हाँ इससे समझ आता है कि आखिर मदर इतनी बीमार क्यों रहती है, और साथ ही में उसी समय पर वो ताकतवर भी लगती है। और उसके नाना जी कहते हैं कि हाँ, और जो उसको ज्यादा चोट लगी थी वो और भी ज्यादा खराब होती जाएगी अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, और क्योंकि उस समय वो उस चोट को ट्रीट नहीं कर सकती थी और वो खुद से अकेले वो सब नहीं कर सकती, और इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। वो मन में सोचता है तो बेक सेंग उन वो असल में मेरे नाना जी है, लेकिन अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ और क्या होगा कि अगर मम्मी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया? तो उसके नाना जी कहते कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तो चलो अभी फॉर्मेलिटीज रहने देते जब तक कि हम तुम्हारी मम्मी से न मिल जाए, और कैसा रहेगा, और ये तुम्हारे लिए भी। उनके नाना जी बोलते कि चलो अभी भी बहुत समय बाकी बचा है ना, इससे पहले कि तुम्हारा ग्रुप यहाँ से जाए तो क्यों ना सबसे पहले हम तुम्हारे भाई को ढूंढने चलते। वुमन कहता क्या वो कैंग को भी इसके बारे में पता है? तो उसके नाना जी कहते नहीं, और मैंने तुम्हें ये सबसे पहले बताया क्योंकि तुम सबसे बड़े भाई हो इसलिए। और वुमन कहता ओ ऐसी बात है, और वो मन में सोचता है कि इससे वो कैंग तो और भी ज्यादा चौंक जाएगा। और इसी के साथ में हम माउंट हुआ के ग्रुप के एक रुकने की जगह का सीन देखते हैं, जहां पर कि माउंट हुआ के सबसे ज्यादा पावरफुल राइजिंग स्टार रहते हैं, और जिनको कि हेवनली फ्लेम ट्रियो कहा जाता है, मतलब कि ये 3 लोगों का ग्रुप है। और इसमें ये तीनों ही सबसे ज्यादा यंगेस्ट मास्टर है यहाँ पर, जो कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्टाइल के मास्टर है, और साथ ही में उसको वायलेट डाउन हेवनली आर्ट भी कहा जाता है। और इसीलिए उनको एक टाइटल मिला था कि वो सबसे ज्यादा नौजवान प्लम ब्लॉसम के स्वॉर्ड मास्टर है। और ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा उभरते हुए सितारे थे माउंट हुआ के ग्रुप में, और उनमें से एक था वो कैंग जो कि हमारे वुमन का भाई है, लेकिन उसके कोई पीछे इतना कुछ बैकग्राउंड बड़ा नहीं था, ना ही इसके पास में ज्यादा पैसा था दूसरे 2 लोगों की तरह। और उसकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा अलग थी क्योंकि दूसरे जो 2 मेंबर थे इस ट्रियो के वो बहुत ही ज्यादा बड़े परिवार से आए हुए थे, और यूचो वो सबसे बड़ा बेटा था एक बहुत ही ज्यादा जाने माने परिवार का। और साथ ही में योन मुचल वो तो एक माउंट हुआ के एक जनरल जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था उसका बेटा है, और इसीलिए इन दोनों के स्किल के और बैकग्राउंड के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये वो कैंग के साथ में वो चीज नहीं थी, और भले उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी लेकिन उसके पास में कुछ उसका बैकअप के लिए कुछ नहीं था। और बाकी वो दूसरे जो दोनों लोग थे वो हमेशा अगले जनरल के लिए लक्ष्य रखते थे, और जब उनका बैकग्राउंड और फाइटिंग स्किल्स ठीक ठाक थी, लेकिन फाइटिंग स्किल के मामले में जो वो कैंग था वो इनसे काफी ज्यादा आगे था, और इसीलिए वो उनके लिए एक प्रॉब्लम जैसा था। और भले उनके मास्टर एक थे लेकिन वो बस ऐसे ही करीब होने का नाटक करते थे, और असल में वो तीनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। और हम देखते कि वहां पर एक लड़की कुछ सामान ले रही होती है, वो कैंग कहता है कि बी और क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? और बी भी वहां से चली जाती है और कहती कि हाँ। और इसी के साथ में दूसरे लोग वो कैंग को देख रहे होते। वो कैंग मन में सोचता क्या अगर मैं माउंट हुआ का एक उभरता हुआ सितारा हूँ लेकिन कोई कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता और सब मुझे अवॉइड करते हैं, और चलो कुछ भी हो लेकिन मुझे देखना होगा कि आखिर मेरा ब्रदर क्या कर रहा है।
और एक बार के लिए मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए नहीं, और मुझे ये तो पूछना होगा कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे, और साथ ही में उसने और स्पेयर डीमन ने तब क्या बात की थी। और तभी हम देखते कि दरवाजा खुलता है और उसके नाना जी आते कहते ओह मेरा पोता यहीं पर होना चाहिए, और सच में वो कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और वो क्या कहता है एक मिनट ये तो जेंग हुआंग है नहीं। और दूसरा सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और क्या उसने कहा कि उसका पोता, और क्या उसका पास में पोता भी है यहाँ पर। और तभी जो माउंट हुआ में उनका मास्टर होता है वो कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो सर। और जेंग हुआंग कहता है कि ओह और चोल जी मेरे बच्चे, और क्या तुम अभी भी अपनी पेंट में ही टॉयलेट कर देते हो जब तुम जल्दी में होते हो। तो मास्टर कहता कि नहीं, और मैं ऑलरेडी अभी 40 साल से ऊपर का हो चुका, तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और इससे उसके सिवा ये 30 साल पहले की बात है, तो प्लीज इसके बारे में ऑलरेडी भूल जाइए। और इसी के साथ में जांग वांग हंस रहा होता है, और आगे वो कहता है कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ बच्चे। और आगे वो मास्टर कहता है कि ठीक है, तो आखिर आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ। जैंग वांग कहता क्या तुमने सुना नहीं क्या, और मैं यहाँ पर अपने पोते से मिलने आया हूँ। तो दूसरा मास्टर कहता क्या पोता, और क्या यहाँ पर ये भी आपके किसी प्रैंक में से एक है क्या, और मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ में। जैंग वांग कहता कि नहीं, और मैं सच बोल रहा हूँ, और असली बात यह है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, और साथ ही में उसका बेटा यहाँ पर है। तो वो आदमी कहता क्या ये बात सच है, और आपकी बेटी अभी तक जिंदा है, और हे भगवान मुझे यकीन नहीं होता कि आप ये सारी चीजें सीक्रेट रख रहे थे। तो इसका मतलब कि जो मुरिम के रिप्रेजेंटेटिव और इडियट, मेरा मतलब कि आप महान इंसान, आप एक दादाजी मतलब कि बन चुके नाना जी, हाँ ये तो इनक्रेडिबल है। और सामने वाला वो जैंग वांग कहता कि हाँ, और नाना जी वो भी मेरे इतने जवान चेहरे के साथ में, और ये कितनी अजीब बात है नहीं। और सामने वाला मास्टर कहता कि चलो, और आप बोल रहे हो कि आपका पोता यहाँ पर है। तो जैंग वांग कहता कि हाँ वो रहा, और वो रहा तुम्हारा भाई वुमन। और इसी के साथ में वुमन भी कहता कि हाँ मैंने भी उसको देख लिया। वो कैंग कहता क्या, और ब्रो। और इसी के साथ में वो नाना जी कहते कि सॉन्ग वो कैंग, और वो बच्चा मेरा पोता है। और ये बात सभी लोग सुनकर चौंक जाते। कोई कहता इम्पॉसिबल, और वो जैंग वांग का पोता है, और मैंने वो कैंग से ऐसी बात कभी नहीं सुनी, और ये तो इम्पॉसिबल है। और वहां पर एक पीछे लड़की खड़ी होती है, वो मन में सोच रही थी कि तो वो कैंग जैंग हुआंग का पोता है, और ये बात उसने मुझे कभी नहीं बताई। वो कैंग बोलता है कि एक मिनट, और जैंग हुआंग वो मैं उनका पोता हूँ, और मेरा भाई और हम दोनों। तो जैंग हुआंग कहता है कि हाँ, और आगे वो उस मास्टर से कहता है चलो, और चोल जी और क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं उसको अपने साथ में थोड़ी देर के लिए लेके जाऊँ। वो मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचते कि ये बच्चा वो कैंग का भाई है, और वाह, और वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, और भले ही उसका फिजिक वगैरह भी बेहतर है, और उसका नाम क्या था, संग वो मून राइट, और मुझे उसका नाम याद रखना चाहिए। और इसी के साथ में वो कैंग को देखता है, और मन में सोचता कि तो वो कैंग जंग वांग का होता है, और ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और इसी के साथ में हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो कैंग भी यही बोल रहा था क्या ये बात सच है। और उसके नाना जी कहते कि हाँ, और तुम्हें पता है ना कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारा भाई भी यहाँ पर है, उसको भी यकीन है जो मैं बोल रहा हूँ। वो कैंग कहता क्या, तो ये ऐसी बात है। और उसके नाना जी कहते चलो, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करूँ। वो कैंग कहता कि नहीं। और वो मन में सोचता कि लगता है कि वो सच में सच बोल रहा है, और इसका पूरा सेंस बनता है कि आखिर मेरी मम्मी की अभी कंडीशन कैसी है। तो मेरा जो ब्रदर और मैं, हम दोनों ही संग वो उनके पोते। सामने वाला उनका नाना जी कहता चलो, तो अब मैं अपनी बेटी से जल्द मिलना चाहता हूँ, और तुम्हारे जितने भी दूसरे क्लैन वाले उनको इन्फॉर्म कर दो, और यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। वो मुन कहता कि ठीक है नाना जी, और दूसरा वो कैंग भी कहता कि ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर वो टेंट वगैरह जो होते, और वो मुन जब वहां पर जाता है, एक बंदा चिल्ला रहा होता है, कहता तुम वो मुन बच्चे, और आखिर इस समय तुम कहाँ पर चले गए थे, और मैं इस बार तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वो मुन कहता सॉरी सॉरी, और कुछ स्पेशल काम आ गया था, और इसलिए मुझे माफ कर दो। और हम देखते कि एक वहां से साइड में से जाता हुआ बंदा वुमन को देखता और कहता कि ये बच्चा, और इसको मैंने पहले भी तब देखा था, और जब वो अजीब सा बंदा जोर जोर से हंस रहा था, और उसके कारण मुझे भी चोट लगी थी, और तब ये बंदा भी वहीं पर था, ये बास्टर्ड, और ये उसी बास्टर्ड के साथ में था। और मैंने बाद में इसके बारे में पता किया, और वो बैग बॉय जरूर इसी के द्वारा लाया गया होगा, और उसने हमारी ये हालत कर दी। और जो उस कुंदलुन के मास्टर के साथ में हो रहा, उसके बाद में मेरी भी बॉडी की हालत खराब होती रही, और इसलिए मैं स्पेयर डीमन और जैंग हुआंग की लड़ाई को मिस कर गया यार, और ये सब कुछ इसी के कारण। और वो कहता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते एक बंदा कहता ओह ये तो मास्टर योंग रोंग है। और वो योंग रोंग वो उनको देखते हुए मन में सोचा ये बैग लेने वाला बच्चा, और चलो मैं इसको अच्छे से लेसन सिखाता, और शायद अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो दूसरा जो बच्चा था इसके साथ में, मतलब कि इसका नाना जी होता है, ये इसको नहीं पता है। वो कहता है कि वो जरूर दिखेगा, और उसकी मेरे से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई। और भले वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो दो हमारे ब्लू रेड डुअल स्पेयर के सामने तो नहीं टिक सकता। और मैंने अपने सारे पैसे इन दोनों को खरीदने में बिता दिए। और वहां पर दो बॉडीगार्ड्स खड़े होते। आगे वो बंदा कहता है ओए मैंने पूछा आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो मुन कुछ बोलता नहीं, और दूसरा बंदा कहता है कि ये बच्चा पिछली बार भी बिना कुछ बोले ऐसे मिसिंग हो गया था, और बाद में इस बार भी सुबह यही हुआ, और अब जाके ये वापस आया है। और भले सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी। और आगे वो बंदा कहता ओए, और तुम और वो शेर जैसे बालों वाला बच्चा और वो बेवकूफ कहेगा, तुम दोनों ही सच में बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हो। और वो मन में सोचता है कि बेवकूफ हो, तो ये उस दिन वो भी वहां पर था नहीं,
लेकिन मेरे नाना जी को एक बेवकूफ बुलाना। तो वुमन कहता तुम काफी ज्यादा रूड बन रहे हो। सामने वाला बंदा कहता वही तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम बैग उठाने वाले बच्चे। वुमन कहता मैं यहाँ पर अपने काम का पैसा लेने के लिए आया, ना कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और ना ही तुम्हारा नौकर। और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो तो मैं तुमसे अच्छे से बात क्यों करूंगा। और यहाँ तक कि लेडी योन जो कि जिसके लिए तुम काम करते हो वो भी मुझसे ऐसे बात नहीं करती है। और क्या उसको पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो बंदा कहता लगता है कि बात करने से तुम्हें कुछ होने नहीं वाला नहीं और तुम कुछ समझने नहीं वाले, तो चलो इस बच्चे को एक लेसन सिखाओ। और दूसरे बंदे कहते समझ गए। और वो उन लोगों से कहता रुक जाओ। और आज के दिन मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया जो कि बस रैंक और रेपुटेशन का ही उनको परवाह होती है, और तुम लोग बहुत पछताओगे अगर तुम और नजदीक आए। तो एक वो भाले वाला बंदा कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कि तुम किसी तरह के मार्शल आर्ट के मास्टर हो। और दूसरा बंदा कहता ओ बॉय मैं तो डर गया। वुमन कहता मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। एक बंदा कहता चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। और इसी के साथ में वुमन अपने हाथ की एक स्ट्राइक करता है और उस बंदे को एक मारता है, और वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ हमारा ये वुमन ने उस एक बॉडीगार्ड को एक हाथ से मारी होती है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। दूसरा एक जो उनको खरीद कर लाया था वो बंदा कहता आखिर ये क्या था। और वुमन वो देखते कहता हाँ क्या मैंने उसको ज्यादा जोर से मार दिया क्या। तो आगे वो बंदा मन में सोच रहा था कि ये बच्चा ये एक एक्सपर्ट है, और ये एक ऐसा एक्सपर्ट है जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता, और क्या ये शुरू से ही अपना पोटेंशियल छुपा रहा था क्या। और आगे वुमन कहता ठीक है चलो अब अगली बारी तुम्हारी, और चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाता हूँ। तो दूसरा बंदा कहता रुको रुको। और मैं और तभी वहां पर लेडी योन आती है और कहती यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सामने वाला बंदा कहता ओह माय लेडी, और ये बैग उठाने वाला बच्चा ये अचानक से पागल हो गया और इसने मेरे खरीदे हुए एक आदमी को भी मार दिया। वुमन कहता हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या, मार दिया और मैंने बस उसको बेहोश किया था। और आगे लेडी योन कहती क्या तुमने सच में ये सब किया। वुमन कहता हाँ लेकिन मैंने उसको मारा नहीं, और ये लोग थे जो कि सबसे पहले। लेकिन वुमन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले वो दूसरा बंदा कहता कि उसको हमने बस मदद करने के लिए हायर किया, लेकिन वो ऑलरेडी 2 बार ऐसे मिसिंग हो चुका था, तो मैं उसको बस थोड़ा सा लेक्चर देने वाला था, लेकिन अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सेल हो गया और मैंने सही बोला ना। और दूसरे बंदे को ऐसे कोहनी से इशारा कर रहा था। दूसरा बंदा भी कहता कि हाँ सही कहा, और उसने जो भी चीजें कही वो सब सच है। और वुमन कहता कि तो और आखिर तुम इस तरह से कैसे झूठ बोल सकते हो। और लेडी योन कहती कि मुझे दूसरे लोगों की क्वालिटीज पर मैं जो जज करती हूँ उस पर पूरा भरोसा है, और मैंने इस इंसान से पर्सनली पहले बातें की हुई है, तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं जो ऐसी चीजें करेगा। और वुमन कहता सही में। और दूसरा बंदा कहता क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये बैग उठाने वाले बच्चे ने। तभी लेडी योन कहती लेकिन तुम अपनी ताकत को छुपा के रख रहे थे। वुमन कहता कि वेल। और तभी वहां पर जेंग हुआंग आता है और कहता कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों मच रहा है। और तभी एक बंदा कहता हाँ ये बास्टर्ड आखिर यहाँ पर क्या है, और बहुत बहुत अच्छे समय पर आए तुम। लेडी योन कहती जेंग हुआंग, और आखिर जेंग हुआंग और यहाँ पर क्या कर रहे वो। और मतलब मैं तुम्हें बता दूं जेंग हुआंग का पूरा नाम जेंग हुआक बेक सेंग वून है, तो मैं कभी कभी थोड़ा अलग नाम बोलूं तो कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे वो जो बंदा चिल्ला रहा था वो कहता हाँ आखिर क्या कहा, और तुमने कहा जेंग हुआंग। तो वो दूसरा जो अंकल होता कहता कि हाँ, और तुम बेवकूफ कही के, और सामने जो खड़ा इंसान है वो जेंग हुआंग है। और वो बंदा कहता हाँ तुम मजाक कर रहे हो क्या, और आखिर तुम ऐसा मजाक क्यों करोगे। और वो हंसने लगता है। तो वो अंकल कहता ये बात सच है, और मैंने खुद अपनी आंखों से कल की लड़ाई में उसको देखा था। और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, वो कहता इम्पॉसिबल। और फिर वो घुटने पर बैठ जाता है और कहता मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझे पता नहीं था कि आप जेंग हुआंग हो, और प्लीज मेरी जिंदगी छोड़ दो यार, और मैं ऐसी चीजें वापस कभी नहीं करूंगा, और मुझे जिंदा छोड़ दो। रो रहा होता है। तो वुमन के नाना जी कहते हैं कि क्या मैंने इस इंसान को कुछ बोला क्या, वो रो क्यों रहा है। वुमन कहता है शायद तुमने अपनी वो बिना शेप वाली चीज है उसको मारा था पहले। तो उसके नाना जी कहते नहीं, और आखिर मैं ऐसी चीज क्यों करूंगा, और वो भी इतने ज्यादा छोटे से एक पपी के साथ में जो कि मेरी थोड़ी सी चीजें भी मर सकता है। और वुमन कहता हाँ तुमने लास्ट टाइम ये किया था नहीं, और बाद में आपने उस कुनलुन के ग्रुप के एक बंदे को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। तो उसके नाना जी कहते ओ हाँ तब मैंने हंस हंस के जब अपनी चीज है उनको मारा था, सही कहा ना, और उसमें मजा आया था, लेकिन फिर भी इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। और वो बंदा रोए जा रहा था और कहता कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए मास्टर जेंग हुआंग, और मैं एक बेवकूफ था। तो वो नाना जी उसको उठाते हुए कहते कि ओए, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी तरह का लुटेरा या फिर राक्षस हूं ना कि जेंग हुआंग, और ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और तुम खड़े हो जाओ। और वो उसको हवा में उठा देते, और वो बंदा कहता मेरी बॉडी। और जेंग हुआंग कहता कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो यार, और इसी के साथ में उसको कुछ एक्यूपंचर पॉइंट पर मारते, और वो बंदा फिर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकल जाते। जेंग हुआंग कहते कि मैं उसको एक लेसन सिखाने वाला था, लेकिन वो हद से ज्यादा कमजोर है, और मुझे डर है कि कहीं मैं उसको तोड़ ही ना डालूं। वुमन कहता कि ठीक है चलेगा, और चलो, और मैं पक्का करूंगा कि इसके बदले में उसको सारी कीमत चुकानी पड़े, और मैं उसके हड्डियों को ही तोड़ डालूंगा। उसके नाना जी कहते हाँ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, और वो मन में सोचे अरे यार, और मैं उस कुंदलुन ग्रुप वालों से मुझे काफी ज्यादा चीजें सुननी पड़ेगी। और वेल चलो इस बार उनकी ही गलती है, तो इस बार वो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं बहुत ज्यादा शोर मचाऊंगा। और आगे उसके नाना जी मन में सोते चलो, और हाँ मेरा जो पोता है वो काफी ज्यादा तब तक ताकतवर हो जाएगा नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा अगर मैं खुद जाकर उनसे लड़ूं, तो शायद मैं उसको भेज दूंगा। वुमन कहता हाँ आखिर तुम इतना हंस क्यों रहे हो, और इतना क्या मजाक है।
और लेडी योन कहती है कि ये सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हम आपसे मिल पाए मास्टर जेंग वांग, और मैं नोबल ली क्लैन की मालकिन हूँ और मेरा नाम योन सी ह्योन है। और वुमन के नाना जी वो देखते हो मन में सोचते कि वाह वो काफी ज्यादा नर्वस है, लेकिन वो दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी कांप नहीं रही और इम्प्रेसिव। और वो कहते हैं कि तो तुम हो यहाँ की मालकिन नहीं, और मेरा मानना यह है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा ये सारा सामान लेकर जा रहे हो ये वुन हैन की तरफ जा रहे हो, राइट? तो योन कहती कि हाँ, और क्या वही जगह है जहाँ पर कि हमारा वो बंगला वगैरह, और अगर आप हमारे साथ में चलोगे तो हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। और वो जेंग वांग मन में सोचता कि वाह, और उसको चीजें समझने का उसका नजरिया काफी ज्यादा अच्छा, और साथ में उसके लुक्स भी अच्छे, और उसने सारे मेरे इरादों को तुरंत पता लगा लिया। और जेंग वांग कहते कि ठीक है चलो, और मैंने सुना है कि मेरा जो पोता है वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं इस तरह से तुम्हारे लिए एक तरह का कर्जा चुकाने का काम कर सकता हूँ, नहीं? और वो लेडी योन कहती थैंक यू, और वो मन में सोचती कि इससे हमारा ये सफर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, और ये मिरेकल है कि मैं जेंग वांग से मिली। और लेकिन ये जो इंसान है संग वो मुन, और वो जेंग वांग का पोता है, और वो बस अपनी ताकत ही नहीं छुपा रहा था, लेकिन साथ ही में ये फैक्ट कि भी वो जेंग वांग का पोता है, और वो सबसे पहला इंसान है जिससे कि मैंने अच्छे से बात की थी, और मेरे परिवार के सिवाय। और इसी के साथ में वो नाना जी कहते चलो, और आखिर हम लोग कब तक ऐसे बात करेंगे, और जल्दी से वुन हैन की तरफ निकलते हैं। तो लेडी योन भी कहती कि हाँ हम समझ गए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कोई बोल रहा था कि चलो, मैंने बोला तो सही मैं चल के जाऊंगा, तो योन कहती नहीं नहीं, और आप पाम एम्परर हो, और इसीलिए हर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेबल होगा कि कोई आपसे भी कम उम्र वाली यहाँ पर घोड़ा गाड़ी में जाएगी जब आप चल के जाओगे। तो पाम एम्परर मतलब वो मुन का नाना जी है, उसको पाम एम्परर कहा जाता है क्योंकि उसके हाथों की हथेली की जो टेक्निक है खतरनाक है। और पाम एम्परर कहता है कि चलो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑफर रखूंगा और घोड़ा गाड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ, और तुम दोनों ऐसे चलते रहो, तुम जैसे नौजवानों को तो थोड़ी मुसीबतें सहनी चाहिए। तो वो मुन और वो कैंग कहते ठीक है, और लेडी योन कहते लेकिन आखिर तुम लोग अभी भी बैग उठाकर क्यों चल रहे हो? वो मुन कहता है कि मुझे ये काम करने के लिए हायर किया गया, तो ऑफकोर्स मैं अपने बैग को उठाकर ही जाऊंगा, नहीं? और क्या मुझे ऑलरेडी लेट आने के कारण काम से निकाल जाएगा क्या? तो योन कहती नहीं, तो क्या इसका मतलब कि तुम अभी भी हमारे लिए काम करने वाले की तरह चलोगे? वो मन कहता हाँ बिल्कुल, और मुझे जो चीज़ दी गई वो तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं? और योन मन में सोची कि मुझे पता था कि मैं इस इंसान से बिल्कुल भी झूठ बिल्कुल सहन से नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि इसके पास में कोई कारण होगा सारी चीज़ें छुपाने का। और वो कहते चलो इससे काम नहीं चलेगा, और मैं पाम एम्परर के पोते को ऐसे ही मेरा बैग उठाने वाला बच्चा नहीं बना सकती। तो पाम एम्परर कहता भूल जाओ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो उसको करने दो, और ये पहली बार है जब उसने कोई काम लिया है तो उसको ये काम अंत तक करना चाहिए, नहीं? और लेडी योन भी कहती समझ गई, और वो मन में सोची बहुत सारी चीजें बदल चुकी है बस एक ही दिन में यार, और हमारा व्यापारियों का ग्रुप है वो पाम एम्परर और उसके परिवार के साथ में है, और ये सच में हम पाम एम्परर के पोते को हमारे बैग उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना तो काफी होना चाहिए हमारे पूरे परिवार का नाम वापस बदलने के लिए। और तभी वो कहती चलो, और रात हो जाती है, और वो कहती आज के दिन हम लोग यहीं पर आराम करेंगे। और दूसरे जो लोग होते वो उनके साथ में वो कहते कि वाह, और हम हमारे साथ में रहने के लिए शुक्रिया वुमन, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और मैं सच में काफी ज्यादा शौक हो चुका था जब मुझे ये पता चला कि तुम पाम एम्परर के पोते हो, और मुझे पता नहीं कि अब हम तुम्हें ऐसे ही वुमन बुला सकते कि नहीं? वुमन कहता नहीं नहीं चिंता मत करो, और मुझे बस ऐसे आराम से ही बुलाओ यार, और मैं अभी भी तुम्हारे लिए संग वुमन, और तुम जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे ही करो अभी भी। और तभी एक बंदा कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी और कोई उम्मीद नहीं थी वुमन, और सच में लोगों के लिए मैं हमारी नजरें काफी ज्यादा अच्छी नहीं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी तुमसे ज्यादा दयालु और अच्छा इंसान हो। और दूसरे लोग कहते कि हाँ, और तुम दूसरे लोग हम जैसे छोटे लोगों को भी कम नहीं समझते, और भले ही तुम पाम एम्परर के पोते हो लेकिन तुम इतने अच्छे बच्चे हो। और दूसरा एक बंदा कहता तो क्या हुआ वुमन, और क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि पाम एम्परर तुम्हारे नाना जी है? वुमन कहता नहीं नहीं, और मुझे भी नहीं पता था, और मुझे भी अभी बस कुछ समय पहले ही पता चला है, और मैं भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था। और जब मैंने सुना कि मैं उसका पोता हूँ, और योन भी वो सुन रही होती है, और वो मन में सोची मुझे पता था, और इसने वो जानबूझकर मुझसे वो चीजें नहीं छुपाई। और जब वो सब देख रही होती तो पाम एम्परर उसको देखता है, और वो कहता ओह ऐसी बात है, और मैंने सोचा था कि मैं उसको गोद लेकर अपनी एक पोती बना लूंगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे अपने स्टूडेंट बना लेना चाहिए उसको। और इसी के साथ हमारा वुमन वहां पर लोगों से बात कर रहा होता है, तो उसका भाई वो कैंग वो देख रहा होता है और सोचता है कि मेरा भाई अभी बहुत ज्यादा बदल चुका है। और इसी के साथ हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जब कोई एक बंदा बोलता है कि ओह ये तो सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर का एक बच्चा है, नहीं? और हम देखते हैं कि वो वुमन का वो छोटा सा टाइगर इधर उधर घूम रहा होता है, और एक बंदा कहता है कि हाँ, और सच में तुम्हारे पास में टैलेंट है वुमन लोगों को सरप्राइज करने का, और एक काफी ज्यादा कीमती और बहुत ही कम दिखने वाला सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर का बच्चा, और कितना क्यूट है। वुमन कहता है कि हाँ, और बच्चे तुम्हें भी थोड़ा बहुत ऐसे उदास लग रहे थे, नहीं? और इतने समय से छुप कर रहने में, और वो मन में सोचता है कि ये जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कीमती होते और ये ऐसे आजादी से कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन अब ये सभी लोग जान रहे हैं कि मैं पाम एम्परर का पोता हूं, तो कोई भी इसको टारगेट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि जब वो टाइगर इधर उधर भाग रहा होता है तभी
वो एक जगह पर रुकता है और डर के मारे वापस वुमन के पास में आ जाता है। वुमन कहता क्या हुआ, और तभी उसके नाना जी कहते हैं कि चलो, और लगता है कि हमारे पास में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। और वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, और तभी वुमन भागते हुए आता है और कहता है कि नाना जी, और हमारे हमसे कोई यहाँ पर सामने आ रहा है। और उसके नाना जी कहते हैं कि हाँ, लगता है कि तुमने भी ये नोटिस कर लिया। वुमन कहता है कि हाँ, वहां पर, और हम लोग अभी उनको देख सकते हैं। और तभी वू कैंग भी सामने देख रहा होता है, और सामने की तरफ बहुत सारे लोग कुछ खड़े होते हैं जिन्होंने मास्क वगैरह पहने होते हैं। और वू कैंग मन में सोचा क्या, और मेरे भाई ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो मैं नोटिस नहीं कर पाया, और इम्पॉसिबल। और जो वो लड़की होती है वो कहती ये, तो उस लड़की का अंकल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ गलत लग रहा है। और वो वू कैंग के नाना जी कहता है कि हाँ, और हम लोग हमारे इस दूसरे सभी व्यापारी दोस्तों को इसके लिए मदद में बुलाकर ऐसा उनको तकलीफ नहीं दे सकते। और चलो सबसे पहले आगे चलकर इन लोगों से निपटते हैं, और वुमन और वू कैंग तुम दोनों मेरे साथ में आओ। वुमन कहता ठीक है, समझ गया नाना जी। और वू कैंग भी कहता ठीक है। और वू कैंग मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि मेरा भाई वो रेड स्पीयर को हराने में कामयाब रहा, और उसने तो कभी मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं है, और लेकिन वो इतने सारे दुश्मनों को तो कभी हैंडल नहीं कर पाएगा। और पास में जो दूसरी लेडी वन होती है वो कहती है कि जैंग वांग, और क्या ये ठीक रहेगा, क्या आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें। तो जैंग वांग कहता है कि हाँ, और आखिर तुम ऐसे कुछ बैग उठाने वाले लोग जो कि योद्धा के रूप में आए हैं, और ऐसे योद्धा बनने के ड्रेस पहनी उन्होंने, वो असली में योद्धा भी नहीं है, तो वो क्या ही करेंगे, और उधर आके बस वो लाशों की संख्या बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। और वो लड़की की थी, और मैं माफी चाहती हूँ, वो मन में सोची जैसी उम्मीद थी, और उसने नोटिस कर लिया। जैंग हुआंग कहता है कि मैं हूँ उनका टारगेट, और हम लोग आगे जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो तुम लोग यहीं पर रहना और 1 इंच भी यहाँ से हिलना मत, समझ गए। तो वो लड़की कहती ठीक है, और उस लड़की का अंकल भी कहता समझ गए। जैंग हुआंग मन में सोचता है कि मैं उनका टारगेट हूँ, तो दूसरे लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए अगर मैं सामने जाऊंगा, और चलो, और उनकी हिम्मत कैसे मुझे टारगेट करने की, महान पाम एम्परर को। और अब ये सच में देखने लायक मैच होगा। और इसी के साथ में वो नाना जी कहते चलो बॉयज चलते हैं, और बॉयज भी कहते ठीक है। और जब वो लोग जा रहे होते तभी वुमन कुछ नोटिस करता है, और उनके नाना जी कहते 1 मिनट रुको, और ये गंदी सी घटिया सी गंध कहाँ से आ रही है, और क्या किसी ने यहाँ पर पोटी कर ली क्या, और ये गंध तो मुझे सहन ही नहीं हो रही है। और तभी हम देखते कि सामने कोई हंस रहा होता है पागलों की तरह, और जैंग वांग कहता कि ओह, और ये देखते हुए कि कितनी घटिया बदबू आ रही है, ये जरूर कोई ऐसा होगा जो कि अपने आप को हर एक दिन खून में रंगता होगा, और द ब्लडी क्लाउड एम्परर, और जिसको कि एक पोपी क्लाउड पीसर भी कहा जाता है, नहीं। और वो मुन हंसते हुए कहता है और पोपी क्लाउड पीसर, कितना अच्छा मजाक किया, नहीं। और वो क्या मन में सोता इडियट, और वो कहता है कि वो एक ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस है, और वो सबसे ज्यादा 6 टॉप मास्टर्स में से एक है, और वो एकदम उन 8 हेवनली मार्शल एम्प्रर के बराबर में गिने जाते हैं, अगर बस इसको तुम कागज पर देखो। और आखिर ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस यहाँ पर क्यों है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सामने एक कोई लाल बालों वाली होती है, और वो वहां पर वो खड़ी होती है। और क्या तुमने कभी भी पेड़ और पत्तियों को भी खून बहते हुए देखा है, और तुम देखोगे, अगर तुम कभी भी ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस को देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा। और हम देखते हैं कि सामने वो लाल बाल वाली होती है, और वुमन कहता 1 मिनट ये, और हम देखते हैं कि वुमन को उसके पीछे से कई सारे लोगों की जैसे आत्माएं दिख रही होती है। वो कहती क्या क्या ये मरे हुए लोगों की आत्मा है। तो जैंग हुआंग कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, और ये उन लोगों की आत्मा है जिसको कि उन्होंने मारा है, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी और घटिया औरत है। और वुमन वहां पर वो देखते हुए कहता कि यहाँ पर उन आत्माओं के बीच में छोटे बच्चे भी है। जैंग हुआंग कहता कि हाँ बिल्कुल है। और वुमन मन में सोचता है कि ये अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर के इमोर्टल आर्ट में जो पवित्रता है वो एकदम मार्शल आर्ट की जड़ों से शुरू होती है। और कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं मार्शल आर्ट की, वो बस मार्शल आर्ट सीखने के लिए करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर दूसरे भूत वगैरह डीमंस को मारने के लिए करते हैं। और जो वुमन ने सीखा था अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मार्शल आर्ट, ये एक पवित्र आर्ट है जिसके अंदर के सभी तरह की पवित्रता को गिना जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वुमन उसको आत्मा वगैरह देखने का भी विजन मिला हुआ था। और ऑफ कोर्स वो उसको फॉर्मली कुछ मार्शल आर्ट नहीं सिखाया गया था, लेकिन वो ये आर्ट अपने आप ही सीख गया था उस पेंटिंग से, लेकिन बस वो यही सारी चीजें देख सकता था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपनी ओरा स्वॉर्ड निकालता है और भागते हुए उस ब्लडी एम्परर की तरफ जाता है। और वो ब्लडी एम्परर कहती हाँ, और नॉर्थन आई स्टॉर्म, हाँ। और तभी वो कहती कि तुम बदतमीज बच्चे। और हम देखते हैं कि जब वुमन को वो लकड़ी लगती है तो वो दूर जाकर गिरता है और एक पेड़ से टकराता है, और पेड़ भी नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ में वू कैंग वहां से भागते हुए कहता कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। और जैंग हुआंग कहता तुम्हें क्या लगता है ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस, और वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं। और हम देखते हैं कि उस क्लाउड एम्प्रर के वहां पर माथे के ऊपर एक चीरा लग चुका होता है, और वो बोलता है, और वो बोलती है कि उसने बस अपनी ब्लेड की ओरा से मुझे चोट पहुंचा दी ना, और वो भी इतने कम समय में। और उसके घाव धीरे धीरे हील हो जाते हैं, और वो कहता है वाह, और ये बच्चा उसकी हिम्मत कैसे मुझे गुस्सा दिलाने की। जैंग हुआंग कहता है कि वाह तुम्हारे घाव ठीक हो रहे हैं, और तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो इनक्रेडिबल है, और तुमने ऑलरेडी एक इंसान की लिमिट को तो पार कर दिया। और ठीक है चलो अब ये करते हैं, तुम छोटे पप्पी कहेगी। और वो ब्लड एम्प्रर कहती है कि आखिर वो छोटा बच्चा है कौन। और जैंग हुआंग कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, चलो कुछ भी हो। और मुझे लगता है कि तुम जब मुरिम की दुश्मन बन चुकी थी तो उसके बाद में उन दूसरे लोगों की कुत्तियां बन चुकी हो नहीं।
और चलो अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं लड़ाई। ब्लडी एम्परर भी कहती कि चलो और बैक सैंग वून, और आज मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लड़ रहे होते, और वो कैंग बोलता है कि भाई तुम ठीक तो हो ना। वुमन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपने अंदर की पूरी एनर्जी को थोड़ा बहुत रिलीज करता है अपने शरीर में, और वो पूरी तरह से हील हो जाता है। उसका भाई कहता है एक मिनट ये क्या, और तुमने अपनी इनर एनर्जी से खुद को हील कर लिया, और अचानक से सच में तुम्हारे साथ में कुछ तो हुआ है। वुमन कहता है वो कैंग, और मेरे पास में अभी ये सब समझाने का समय नहीं है। और तभी उन दोनों के ही दिमाग में आवाज आती है कि मैं इस ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस से निपटूंगा, तो तुम दोनों जाकर उन सभी चमचों से निपट लो, और जो व्यापारी लोग हैं जितने भी तुम्हारे साथ में आए थे वो सभी मारे जाएंगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। वो क्या कहता है ये तो नाना जी की आवाज़ है। वुमन कहते कि ओ, और वो लोग उन सभी दोस्तों को टारगेट कर रहे हैं। और इसी के साथ में वुमन कहता चलो चलते हैं वो गैंग, और दोनों वहां से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कहीं पर कुछ लोगों को मारा जा रहा होता है। एक बंदा कहता है कि ब्लडी क्राउड एम्प्रेस वो वहां पर पाम एम्प्रर से निपट लेगी, तो हमें यहाँ पर इन सभी बच्चों के आने से पहले, इन जो दो बच्चे थे उस पाम एम्प्रर के साथ में, उनके आने से पहले इन सबको मार देना चाहिए। और एक बंदा कहता है ओ जरा ये देखो, और ये काफी ज्यादा प्रीटी है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर इस जैसे इलाके में और इन लोगों के साथ में ऐसी ब्यूटी से मिलूंगा। और दूसरा जो उस लड़की का अंकल होता है वो जमीन पर पड़ा होता है। एक बंदा कहता है कि कोई शक नहीं यार, और मुझे लगता है कि हम इन सभी लोगों को मारकर इसके साथ में कुछ मजे कर सकते हैं। और एक बंदा कहता है बहुत अच्छे, और मुझे लगता है कि लीडर को भी ये बहुत पसंद आएगी। और दूसरा बंदा कहता है कि चलो अब ज्यादा हिचकिचाना मत और हमारे साथ में चलो। और वो लड़की कहते तुम बास्टर्ड कौन और आखिर को क्यों? तो उसका अंकल कहता है कि उसको छूने की कोशिश भी मत करना। तो एक आदमी उसको एक लात मारते हुए कहता है कि ये शिटी ओल्ड मैन, ये बस भौंक सकता है लेकिन काट नहीं सकता। और दूसरा बंदा कहता है चलो, लेकिन हम इसको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकते इस लड़की को, तो इसलिए इसके सारे जितने भी की चैनल है उनको काट डालते। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने जब अपनी आंखें बंद कर ली होती है और मन में सोचती अरे नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी वो मुन वहां पर आता है और कहता है कि ओए, और अपने गंदे हाथ से उसको छूने की भी कोशिश मत करना, और उसका हाथ ही काट देता है एक का। और वो बंदा कहता है अरे नहीं मेरा हाथ। दूसरा बंदा कहता है आखिर तुम हो कौन? और एक बंदा कहता है कि ये उन्हीं दो बच्चों में से एक है, और पहला जिसका हाथ कटा था वो कहता है इस बच्चे ने मेरा हाथ काटने की हिम्मत की और इन दोनों को ही मार डालेंगे हम। वो मुन कहता बास्टार्ड्स। और जो लड़की होती है वो वुमन को देखते हुए कहते हैं कि हाँ वुमन, और वो शर्मा रही होती है। और वुमन इधर उधर देखते हुए कहता है इतने सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और मिस्टर वोन, मिस्टर चोन, और वो सभी लोग बैग उठाने वाले थे, कोई योद्धा वगैरह नहीं थे, और वो सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे और दयालु इंसान थे, और वो कोई ऐसे लोग नहीं जो कि तुम बास्टर्ड जिनके पास इनको मारने का हक हो। और इसी के साथ हमारा ये वुमन बोल रहा होता है कि वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको कि तुम बास्टर्ड मार सको। और एक जो सामने वाला गुंडा होता है वो कहता है कि हाँ, और हमें तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही बच्चे। दूसरा जिसका हाथ कट चुका होता है वो कहता है कि तुमने मेरा हाथ काटा, मैं तुम्हारे सारे शरीर के हिस्से काट डालूंगा। और वो लड़की कहती वुमन ये सभी लोग बहुत ताकतवर है और तुम भी मारे जाओगे, और तुम हम में से एक नहीं हो तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। वुमन कहता नहीं, और भले कुछ भी हो लेकिन मुझे तुम लोगों ने हायर किया था, और यहाँ पर जितने भी लोगों की जान गई वो सभी मेरे साथ ही थे। और वो लड़की वो सुनती आगे वुमन उनकी तरफ जाते हुए कहता कि मैं इन लोगों को ऐसे माफ नहीं कर सकता, और गुस्से में उनकी तरफ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कहीं और का सीन जहां पर कि ब्लडी क्लाउड एम्प्रर ने वहां पर पाम एम्प्रर के छाती में जैसे तलवार घुसा दी हो, और वो बोलती है कि पाम एम्प्रर बैक सैंग मून, और लगता है कि तुम्हारी जो उम्र है वो फाइनली तुम्हारे ऊपर असर दिखा रही है नहीं। और वो पाम एम्प्रर कहता है ब्लडी क्लाउड एम्प्रेस तुम, और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मर गया हो, लेकिन आगे कहता है ये तो मेरी लाइन है। और इसी के साथ में वो अपनी जगह से जैसे वो इल्यूजन होता है और गायब हो जाता है, और पीछे वो आता है कहता है कि हाँ, और तुम इतनी सिंपल ट्रिक से बेवकूफ बन गई। तो वो ब्लडी एम्प्रर कहती है कि कौन बेवकूफ बन गया? और तभी पाम एम्प्रर नीचे देखते हो कहता ओह, और तुम एक कदम आगे का सोच के चल रही हो, हाँ, और सच में तुम अपने नाम के लायक हो। और इसी के साथ में वो ब्लडी एम्प्रर कहते कि चलो, और इसी के साथ हमारी बातचीत खत्म करते। पाम एम्प्रर कहता है लगता है कि मुझे भी अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा नहीं। और इसी के साथ में वो अपना हाथ नीचे मारता है, और बाद में वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं, और हम वापस वुमन के वहां का सीन देखते हैं। वुमन उन गुंडों को मारे जा रहा था, और एक गुंडा कहता आखिर ये क्या यार, और ये दूसरा इसकी मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई उसको रोको। और वुमन सभी को अपने हाथ से मार मार कर उड़ाया जा रहा होता है। एक बंदा कहता ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, दूसरा बंदा कहता जल्दी से उसको मारो। और वुमन जब अपनी जगह से थोड़ा गायब होता है, और दूसरे लोग कहते एक मिनट वो गायब हो गया, और एक बंदा कहता है ये सब क्या चल रहा है, और वुमन उनके पीछे आकर उन दोनों को ही काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि साइड में एक बंदा मरता है, और वुमन मन में सोचता है कि ये जो डिवाइन मिराज स्टेप है ये सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और यहाँ पर वो कैंग भी कहीं पर लड़े जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ कुछ दो लोग वो देख रहे होते। एक बंदा कहता है कि क्या वो बच्चा कौन है? दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि हमारे पास में पाम एम्प्रर के सिवाय बस एक ही बंदा प्रॉब्लम होगा जो कि वो कैंग होगा, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन है? और वो कैंग वहां पर लड़ रहा होता है, और वुमन के पास में आता है और कहता है ब्रो, और मैं लेफ्ट साइड से निपटने में थोड़ा बिजी था। और वुमन कहता है वो कैंग। और तभी दूसरे लोग कहते कि ओह, और प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन वो सॉन्ग कैंग यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ में सभी लोग कहते हैं कि हम लोग बच गए। और वो लड़की मन में सोचती चलो कुछ उम्मीद तो है। और ये बात तो हमें पता थी कि मास्टर सॉन्ग ताकतवर है, मतलब वो कैंग,
और लेकिन ये नहीं पता था कि वो मून भी इतना ताकतवर होगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर वो मून और वो कैंग दोनों ही उन लुटेरों को मारे जा रहे होते। वो कैंग मन में सोचता कि आखिर ये लोग है कौन, और इनमें से हर एक इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है और ये लोग एटलीस्ट एक सेकेंड टियर के मास्टर होंगे और यहाँ पर इनके जैसे 100 से भी ज्यादा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वहां पर जो ऊपर 2 लोग हमें दूर से देख रहे हैं उनसे निपट पाऊंगा। और जो ब्लडी एम्परर है उसको ऐसा जानना जाता है कि वो अकेले ही एक्ट करती है, तो आखिर वो इतने सारे ग्रुप वाले लोगों के साथ में क्यों है, और ये लोग है कौन, और क्या ये लोग ब्लैक बुल गैंग है या फिर ये डार्क हॉर्स मार्शल आर्ट सेक्ट है। और हम देखते हैं कि आगे वो गैंग मन में सोच रहा था, लेकिन जिस समय मैं 3 लोगों को काटता तो मेरा भाई 5 लोगों को काट रहा है और उसकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और क्या ये सच में मेरा ही भाई। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो गैंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और मैं यहाँ पर हार नहीं सकता यार, और मैं प्लम ब्लॉसम का स्वॉर्डमैन हूँ। और इसी के साथ में वो अभी उन लोगों को अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल कर मारता है और वुमन मन में सोचा कि वो फाइनली एक सच में इनक्रेडिबल फाइटर बन चुका है यार, और मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते उससे नहीं हार सकता। और इसी के साथ में वो डिवाइन मिराज स्टेप इस्तेमाल करता है और अपनी जगह से गायब होते हुए दूसरे लोगों को मारे जा रहा होता है। और दूसरे जो गुंडे होते हैं, एक बंदा कहता है आखिर वो इतनी ज्यादा तेज हवा कैसे क्रिएट कर सकता है, और दूसरा बंदा कहता है उसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी और अपना गार्ड हटाना मत। और वुमन मन में सोचा अभी भी बहुत सारे लोग हैं यार, मुझे प्लान की जरूरत है। और वो कहता है हाँ सही कहा। और इसी के साथ में उसको वो स्पेयर डिमन वाली लड़ाई याद आती है, तो वुमन अलग अलग जगह पर अपने हाथ से कुछ मारता है और वो लोग कहते हैं अरे नहीं, और ये इसके हाथ की जो हवा है इसको अवॉइड करो, और वो लोग साइड में से अवॉइड करते हुए बीच में आ जाते हैं और वुमन कहता है अब तुम फंस गए। और इसी के साथ में वो अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है कि क्लाउड ब्रस्ट, और दूसरे लोग कहते हैं ऊपर देखो, और हम देखते हैं कि वुमन एक ही वार से सभी लोगों को मार देता है। और वो मन में सोचता है कि मैंने स्पेयर डिमन की स्पेयर की का इस्तेमाल किया और साथ ही में वो पेंटिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया, और ये सारी चीजें ज्यादा नंबर वाले जो लोग होते हैं उनसे निपटने में अच्छी रहती है। एक बंदा ऊपर से जो देख रहा था वो कहता कि हमारे 30 लोग एक बार में मारे गए और हम लोग बस ऐसे देखते नहीं रह सकते। और इसी के साथ में वो दोनों भी वहां पर वुमन के सामने आते। एक बंदा कहता तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और अब हम लोग इनसे निपटेंगे, और वुमन कहता ये लोग आ गए यहाँ पर। और उन दोनों में से एक बंदा वुमन की तरफ जाते हुए कहता कि तुम जरूर उस पाम एम्परर का बेवकूफ होते होंगे नहीं, और कितनी अजीब बात है, और हमने तो सुना था कि तुम लड़ाई में इतने कुछ खास नहीं हो। और वुमन उसकी तलवार को रोकते हुए कहता आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दूसरा कहता कि वो कैंग, और जैसी उम्मीद थी प्लम ब्लॉसम के स्वॉर्डमैन से, लेकिन अब बस बहुत खेल खेल लिया। और वो कैंग मन में सोचता है कि 1 मिनट, और ये सच में काफी ज्यादा शोर मचाने वालों में से नहीं। और वुमन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तो पता नहीं, कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या पता, लेकिन अब मैं वो पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा हूँ और मैं तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं हारने वाला। तो दूसरा बंदा कहता है कि लगता है कि ये इडियट सच में पागल हो चुका है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, मेरा नाम यू म्योंग सो है। तो वो मन कहता क्या आजकल कचरों को भी नाम दिया जाने लगा है क्या, और अब बात करना बंद करो और मुझसे लड़ो बेवकूफ। और वो कैंग उनको देखते हुए कहता 1 मिनट, और यू म्योंग सो, और ये तो यूनान के इविल 3 में से एक है नहीं, और मुझे पता था कि ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं, लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि यूनान के इविल 3, और ये सबसे ज्यादा जाने माने क्रिमिनल्स है यूनान नाम के शहर में, और उनके बीच में भी यू म्योंग सो जो कि एक डार्क ब्लेड यूजर है, और उसको एक डार्क डेमोनिक स्वॉर्ड स्टाइल कहीं से मिल गई थी इत्तेफाक से, और उसके बाद में वो उसका मास्टर बन चुका था और सारे बुरे काम कर रहा था उसका इस्तेमाल करके। और जैसा कि ब्लडी क्लाउड एम्परर है, ये लोग ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग नहीं करते थे और अकेले ही काम करते थे। और वुकेंग मन में सोचा है अगर यू म्योंग सो यहाँ पर है तो ये दूसरा इंसान भी कोई जाना माना ही होगा, और ये बहुत ज्यादा बुरा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दूसरे बंदे से लड़ रहा होता है, और एक बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा बुलाने की, और तुम गए। और वो यूसुंग पर किसी तरह के वो शेडो से हमला करता है, और यूसुंग वो देखता है और इसी के साथ में वो अपनी तलवार सामने लाता है और उसके शेडोज को पीछे धकेल लाता है। वो मन में सोचता है कि वो बिना शेप वाली ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है, और इसका मतलब कि मुझे भी अब इसी का इस्तेमाल करना होगा नहीं। और यूसुंग भी और वो मन भी उसी के वैसे जैसे सेम टेक्निक इस्तेमाल करता है। और सामने वाला बंदा कहता है 1 मिनट, और ये तलवार का हिलता हुआ ओरा, और आखिर तुमने ऐसी टेक्निक कहाँ से सीख ली, और तुम हो कौन, तुम साले पागल इंसान कहीं के। और इसी के साथ में वो मन कहता है बकवास बंद करो, और मेरे ये तो बस अभी शुरुआत है। और इसी के साथ में वो उस बंदे की तरफ बढ़ता है, और सामने वाला बंदा मन में सोचता आखिर ये क्या, और उसकी तलवार धीमी हो गई क्या, और नहीं। और अचानक से वो कहता मुझे फोकस करना होगा, लेकिन वो उसको वुमन की तलवार लग जाती है और कहता चीट, और आखिर ये कब हुआ। और आगे वो बहुत सारी तलवारें इस्तेमाल करते कहता ये बुरा और मुझे उसको एक ही बार में मारना होगा। और वो कहता डार्क डेमोनिक स्वॉर्ड स्टाइल, और वो सारी तलवारें वुमन को जाकर लगती है, और वो कहता कि वो फंस गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुमन का वो छलावा होता है और वो उस जगह से गायब हो जाता है, और वुमन उसके पीछे पहुंच जाता है। तो वो सामने वाला बंदा कहता क्या, और इस बार मैं फंस गया यार उसकी जगह पर, और ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक गया हो, और क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। और लगता है कि जो लीडर है उन्होंने एक गलत जजमेंट कर दिया, और उन लोगों ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि उनको लग रहा था कि पाम एम्परर और वो कैंग के सिवाय कोई और हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये बात नहीं थी। और उनके पास में एक इतना बड़ा हुक्म का इक्का था, और उनके पास में एक मॉन्स्टर था। और हम देखते कि वो जब भी बोल रहा होता है तभी वो उसके 2 टुकड़े कर डालता है,
और वो बंदा वहां पर मर जाता है। और जब वुमन ने इस साइड वाले को मार दिया था वो कहता है कि मैंने कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि वो कौन, और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो वो कैंग होता है वो भी एक बंदे को काट देता है और उसका भी दुश्मन मारा जाता है। और वुमन कहता है वो कैंग तुम ठीक तो हो ना? वो कैंग कहता है बिल्कुल। और वो मन में सोचा इम्पॉसिबल है और मेरा भाई मुझसे ज्यादा ताकतवर है और वो भी हद से ज्यादा, और वो तो बेसिकली एक लेजेंड के लेवल पर है नहीं। और वुमन कहता चलो और अभी भी कुछ लोग बचे और जल्दी से चलते वो कैंग। और वो कैंग कहता ठीक है। और तभी एक बंदा कहता रुक जाओ और अपने हथियार फेंक दो। और उन लोगों ने उस लड़की और दूसरे लोगों को है ना बंदी बना लिया होता है। एक बंदा कहता है अपने हथियार अभी कभी फेंक दो अगर तुम इस औरत को मरते हुए नहीं देखना चाहते हो। और इसी के साथ हमारा ये उस लड़की और उसके अंकल को बंदी बना लिया होता है और बोलते हैं कि अपने हथियार को अभी कभी फेंक दो अगर तुम इस औरत को मरते हुए नहीं देखना चाहते हो। वो मुन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। और वो कहता है कि जरा अभी के लिए वो जो बोलते वही करते ब्रो। और सामने वाला बंदा कहता है हाँ तुम्हारा छोटा भाई ज्यादा स्मार्ट है और तुमने अच्छी सोच रखी और हथियार फेंक दो। वो मुन कहता रुको, और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग दूसरे लोगों को जिंदा छोड़ देंगे भले हम लोग सरेंडर कर दे फिर भी? और अगर हम लोगों को भी वो लोग पकड़ लेंगे तो वो हमें भी एक बंदी बना के इस्तेमाल करेंगे। और वो कैंग मन में सोचा कि हाँ, और मैं सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी सोच रहा था। और अगर हम लोग पकड़े जाते तो पाम एम्परर हमारे नाना जी उनको धमकी दी जाती। और वो मन कहता कि हम लोग ये नहीं कर सकते जैसा कि वो लोग बोल रहे किसी भी कीमत पर नहीं। और वो कैंग भी कहता लेकिन हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। और तभी हम देखते कि ऊपर से पाम एम्परर आता है, कहता कि तुम सच में फालतू की चीजों की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। और दूसरे लोग देखते और कहते क्या? और तभी पाम एम्परर एक हमला करता है और अपनी चीज से उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने कि बंदी बना के रखा होता है। और उनके सबके सिर में वो चीज जाके लगती है। वुमन और वुकेंग बोलते कि नाना जी, और दूसरे लोग कहते कि पाम एम्परर कहता कि अगर वो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते होते तो वो कभी भी मेरे सामने हॉस्टेज लेने की कोशिश नहीं करते। और वो लड़की कहती कि ये सच में एक पाम एम्परर की ताकत है। और उसका अंकल बोलता है कि यहाँ तक कि ऐसे खतरनाक वॉरियर्स भी उसके सामने कमजोर है। और वुमन कहता है कि नाना जी आखिर ये, और वुकेंग कहता है कि क्या आपने ऑलरेडी ब्लडी क्लाउड एम्परर को हरा दिया? और उनके नाना जी कहते उसके बारे में। और हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते जब ब्लडी एम्परर और पाम एम्परर दोनों लड़ रहे होते तो पाम एम्परर कहता कि हाँ तुम सच में मेरे साथ में बराबरी से लड़ रहे हो और इतने लंबे समय तक तुम मुझसे लड़ पाए इसके लिए तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। और दूसरा बंदा कहता कि हाँ लड़ पाया और तुम ये नहीं मानना चाहते कि मैं तुम्हें पीछे धकेला हूँ? और क्या तुम सच में अभी कुछ ज्यादा ही अभी नहीं बोल रहे हो? और चलो तो मैं तुम्हें ये तुरंत एक्सपीरियंस करवाऊंगी और ऐसी फीलिंग की तुम्हारी आत्मा मेरे हाथों से ले ली जाएगी आज। और पाम एम्परर कहता है अरे रे, और वो मन में सोचा कि मैंने इतनी ज्यादा खतरनाक ब्लड लस्ट कभी नहीं देखी है। और ब्लडी एम्परर कहते कि हाँ अब तुम मरो पाम एम्परर। और तभी वो कुछ नोटिस करती है और हम देखते हैं कि उसके सिर पर जो वुमन ने चोट लगाई होती है वहां से खून निकलने लगता है। और पाम एम्परर कहता क्या? और ब्लडी एम्परर कहते ये मत कहना कि वो पहले वाले उस बच्चे का हमला। और तभी पाम एम्परर कहता अभी मेरा चांस है और अब तुम गए ब्लडी एम्परर कही की। और इसी के साथ में ब्लडी एम्परर कहती शिट, और अरे नहीं। और इसी के साथ में वो क्या कहता तो क्या ब्रदर ने जो पहले उस पर हमला किया था उसके कारण इतना फर्क पड़ा? तो पाम एम्परर कहता कि हाँ, और वो मून की जो ब्लेड का ऑरा था वो उसकी बॉडी में रह गया था और धीरे धीरे उसके अंदर के ऑरा को रोके जा रहा था। और ऑफकोर्स ये कोई सीरियस घाव नहीं था लेकिन ये छोटे से डिफरेंस के कारण मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिली। और वो मून कहता कि वाह, तो क्या वो मर गई? और आखिर उन आत्माओं का क्या, उन सब का क्या हुआ? तो उसके नाना जी कहते बहुत बेकार चीज है लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया यार। और वो घटिया औरत सच में भागने में बहुत ज्यादा अच्छी है। और हम देखते कहीं और जहाँ पर कि ब्लडी एम्परर वहां पर से भाग रही होती है और भागते हुए कि पाम एम्परर और उसका पोता, मैं उन दोनों को ही मार डालूंगी। और इसी के साथ में हम अभी का सीन देखते जहाँ पर कि वुमन बोल रहा था कि उस औरत ने यहाँ तक कि बच्चों को भी मार दिया। और जितने भी ये नोबल ली व्यापारी ग्रुप के जितने भी लोग थे वो सब बोले थे यार, और मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता। और वो कैंग वो देख रहा था और उसके नाना जी कहते कि मैं भी उसको कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन अब वो यहाँ से भाग चुके तो हमें अभी वही चीज करनी चाहिए जो कि हम कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर उसके नाना जी कहते कि सारी बॉडीज को इकट्ठा करो और मैं उन सबको जला दूंगा। और जितने भी हमारे यहाँ पर व्यापारी ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनकी बॉडीज को यहाँ पर घोड़ा गाड़ी पर चढ़ा दो। और आगे उसके नाना जी बोल रहे थे कि मैं उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ और इसलिए उनके परिवार के लिए जो भी हो सके मैं वो करूंगा। और साथ ही में हमारे पास में कुछ लोगों को चोट लगी तो हमें जल्दी करना चाहिए। और इसी के साथ में वो लोग वापस उनके शहर में पहुंच जाते और कोई कहता कि हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए और जिंदा पहुंच गए यार। और सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए कहते कि फाइनली, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सफर इतना खतरनाक रहेगा यार, और हमें भगवान ने बचा लिया। और तभी जो वो लेडी युवान का जो अंकल होता है वो कहता बहुत अच्छे तुम सभी लोग, और हम लोग कार्गो के लिए कल निकलेंगे तो अभी तुमको जो भी चोट लगी उसको ठीक करो। और वो क्या कहता कि सर आपको भी बहुत ज्यादा चोट लगी और आपको आराम करना चाहिए। तो वो अंकल कहता कि मैं ठीक हूँ और मेरी लापरवाही के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और इसीलिए मैं ये सब चीजें जब खत्म हो जाएगी और सभी लोगों को जब ट्रीटमेंट मिलेगा बाद में लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई उसको एक उंगली लगाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। और पाम एम्परर कहता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा कूल एक्टिंग कर रहे हो जबकि तुम मरने वाले हो, और मैंने तुम्हारे ज्यादातर खून बहना रोक दिया तो इसीलिए बाकी सारे लोगों के साथ में इसको भी ले जाओ और इसको भी थोड़ी जड़ी बूटी वगैरह खिलाओ।
और वो दूसरा बंदा कहता ठीक है समझ गया। और जैंग वांग कहता ठीक है चलो अब अगला। वुमन कहता लेकिन आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग थे कौन। तो उसके नाना जी कहते कि बहुत अच्छा सवाल और मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं है। और जितने भी बचे कुचे लोग थे उन्होंने वो जहरीली गोलियां खाकर खुद की जान खत्म कर ली। लेकिन ये देखते हुए कि वो अपनी पहचान छुपाना कितना ज्यादा जरूरी समझ रहे थे, तो वो जरूर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो कि मेरे जानने से डर रहे होंगे, और या फिर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हो और वो पब्लिक में अपने आप को दिखाना नहीं चाहते थे। वुमन कहता कोई इविल कल्ट, क्या ये हो सकता है चियोन्मा कल्ट, मतलब कि डेमोनिक कल्ट। तो उसके नाना जी कहते नहीं ये नहीं हो सकता। वुमन कहता क्यों नहीं। उसके नाना जी कहते ताकत। वुमन कहता ताकत। उसके नाना जी कहते कि हाँ और ताकत, डेमोनिक कल्ट या फिर चियोन्मा कल्ट, उनका जो मेन लक्ष्य है वो है अल्टीमेट ताकत और भले किसी भी कीमत पर। और इसीलिए वो छुपकर मुझे मारने की कोशिश करेंगे नहीं, और जब वो पकड़े जाएंगे तो अपनी जान ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो लोग एक इविल कल्ट है लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा एकदम अपने मर्दाना रहते हैं यार। और वो ऐसे किसी को बंदी बनाने जैसी चीजें नहीं करते या फिर सीक्रेट हमला नहीं। और अगर वो किसी मिशन पर जाते तो वो उसको एकदम गर्व से पूरा करते हैं और वो अपना सिर ऊपर रखते हैं। और इसी तरह से तो चियोन्मा का कल्ट एकदम अपना काम करता है। और रूमून कहता ओ ऐसी बात है। और इसी के साथ में उसके नाना जी कहते हैं कि जो पिछली बार चियोन्मा कल्ट दिखा था वो कुछ 50 साल पहले था, और हम जो दुनिया के 8 सबसे ताकतवर योद्धा थे, हम ही ने उस बार उस चियोन्मा को उस समय हराया था। और वो सबसे ताकतवर इंसान था जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में लड़ा हुआ हूँ। और इसीलिए मुझे एकदम अच्छे से याद है और उसके कल्ट के सारे नियम अच्छे से याद है, और ये उनका काम नहीं हो सकता। वुमन कहता तो ये कौन हो सकता है, और यहाँ तक कि उनके पास में वो ब्लडी डेविल भी थी। तो उसके नाना जी कहते हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ यार। और वुमन गुस्से में चिल्ला रहा था बास्टार्ड्स। तो उसके नाना जी उसको देखते हो कहते ओह तो तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो ना जो कि नाइंसाफी के सामने बिल्कुल नहीं रह सकते। और आगे वो कहते कि मेरे बच्चे वुमन और तुम कई अनगिनत लोगों से ऐसे मिलोगे जो कि उस ब्लडी डेविल जैसे होंगे। और वुमन कहता क्या। उसके नाना जी कहते कि हाँ, और जब तक कि तुम इस दुनिया में कदम रखोगे तो तुम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो कि वो उस ब्लडी एम्परर से भी बहुत ज्यादा बुरे होंगे, और तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। और उसके नाना जी कहते कि जो गुस्सा होता है उससे तुम्हारे दिमाग के आगे बादल आ जाते, और तुम अपने गुस्से को अपने आप को कंट्रोल मत करने देना, और तुम्हें हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। वुमन कहता समझ गया। आगे उसके नाना जी कहते ठीक है चलो, तो मैं यहाँ पर अब कुछ काम से निपटने वाला हूँ, तो तुम अभी वू कैंग के साथ में जाने की तैयारी कर लो। और वुमन कहता ठीक है नाना जी। और इसी के साथ में हम देखते कि कहीं और का सीन जहाँ पर कि वू कैंग के नाना जी और मतलब कि जो जैंग वांग होते हैं वो उस लड़की के सामने जाते हुए कहते कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में भी कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो लड़की कहती क्या हुआ। तो वो नाना जी एक तरह की कोई चीज देते हुए कहते कि ये बहुत सारी चीजें हुई थी क्योंकि मेरे कारण, तो इसीलिए एक तरह का इसको तुम मेरी तरह से सॉरी बोलने का तरीका समझ लो। और तुम एक अच्छी बच्ची हो तो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि तुम जितनों को भी चोट लगी और मरे हुए लोगों के परिवार का ध्यान रखोगी। और वो लड़की कहती ये तो एक नाइट ग्लो जेम है नहीं, और ऐसी एक चीज तो इतनी ज्यादा कीमती है कि तुम पूरा एक किला खरीद सकते हो, महल, और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जेंग वांग कहता कि ये मेरे स्टैंडर्ड से हिसाब से तो काफी भी नहीं है, और इसलिए तुम ये रख सकते हो। और चलो, और 2 वादे जो कि मैं चाहता हूँ तुम पूरे करो। सबसे पहला ये कि तुम मेरी पहचान इस गांव वाले लोगों के बारे में कहीं पर भी मत बताना, और मुझे भरोसा है कि तुम ये सारी चीजें सीक्रेट रखोगी, और यहाँ पर जितने भी तुम्हारे साथ में लोग भी थे उनको भी बोल देना कि मेरे बारे में किसी को ना बताए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि तुम इस नाइट ग्लो जेम से खुद ही निपटो, और इसको उन्हीं लोगों को देना जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। और क्या तुम ये 2 वादे पूरे कर सकती हो। और इसी के साथ हमारा ये चीज जो पाम एम्परर होता है वो उस लड़की से मिलता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे 2 वादे करने होंगे। सबसे पहला कि तुम्हें मेरी पहचान यहाँ पर किसी को नहीं बतानी होगी, और साथ में तुम्हारे साथ में जितने भी काम करने वाले उनको भी ये बता देना। और दूसरी बात ये कि जो ये नाइट ग्लो जेम मैंने तुम्हें दिया है ये उन्हीं लोगों को देना जिन पर तुम्हें भरोसा हो। और क्या तुम ये 2 वादे कर सकती हो। तो वो लड़की मन में सोचती है सबसे पहला वादा वो ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी यहाँ पर गांव के लोग हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, और अगर पाम एम्परर से जुड़े हुए जो लोग होंगे उसके बारे में दूसरों को पता चलेगा तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और दूसरा जो वादा है नाइट ग्लो जेम के बारे में वो मेरे लिए एक वार्निंग है कि जो भी इंसान इसको हाथ में रखेगा वो खतरे में पड़ सकता है अगर वो ध्यान ना रखे। तो वो लड़की कहती मैं समझ गई पाम एम्परर सर। और पाम एम्परर कहता है कि मुझे सच में बहुत पसंद है और तुमसे बात करना आसान है यार। और ठीक है चलो, और मैं ये तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ, और चलो, और मैं अपने पोतों के साथ में वापस घर पे जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे यहाँ पर लॉज में आकर मिलना। तो वो लड़की कहती थैंक यू। और जब वो जा रहा था वो लड़की मन में सोची कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी यहाँ पर हमारे इस सफ़र में, और भले ही मेरे बहुत सारे लोग मारे गए क्योंकि पाम एम्परर हमारे साथ में आ रहे थे, लेकिन उसके लिए मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि जो ब्लडी डेविल थे और मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसके कारण थे। और वो मन में सोचती कि मुझे अपने फैक्ट को एकदम सामने रखना होगा, इमोशन को नहीं। और वो कहते कि पाम एम्परर सर, और आपके साथ में ट्रेवलर करना हमारे लिए गर्व की बात थी। तो पाम एम्परर भी कहता है कि हाँ चलो फिर कभी मिलते हैं। और आगे कहते हैं कि वो कैंग और वो मुन चलो, और अगर तुम तैयार हो तो यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों भी कहते हैं ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वो वुमन के रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो पाम एम्परर कहता है कि नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता यार। और वुमन कहता है कि तुम यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ तक आए थे और आखिर तुम
ऐसा कैसा दिख रहा है यार, दरवाजे तक पहुंचने के बाद में, और चलो अंदर चलते। पाम एम्परर कहता है कि क्या होगा कि अगर वो मुझसे नजरें नहीं मिलाएंगे और शायद वो मुझे मार भी डाले। वो मन कहता है कि आखिर आपको कौन मार सकता है सर, और थोड़ा यार बहादुर बनो। और तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वुमन के पिताजी आते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या शोर मचा रखा है। और आगे वो कहता है, एक मिनट, आखिर ये क्या, वुमन और वो क्या, तुम दोनों कब आ गए? और मैंने सुना तो था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो वो वुन हैन, लेकिन मैं तुमसे मिलने ही वाला था और तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ गए। और वो दोनों ही कहते हैं पिताजी, और उसके पिताजी कहते हैं लेकिन आखिर वो कैंग तुम्हारे साथ में कैसे यार, और तुम्हें तो अभी माउंट वा के ग्रुप के साथ में नहीं होना चाहिए था। तो वो कैंग कहता है पिताजी, और वुमन भी वही चीज रिपीट करता है। और उसके पिताजी उनको गले लगाते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत लंबे समय से नहीं मिले नहीं। और बच्चों, और तुम दोनों को देखकर वापस अच्छा लगा, और तुम दोनों ठीक तो हो ना, और तुम दोनों ही काफी ज्यादा हेल्थी लग रहे हो। वुमन कहता है कि हम लोग बहुत अच्छे, और आखिर आपका और मम्मी का क्या? तो वो कैंग भी कहता है क्या तुम दोनों ठीक थे? तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ हम ठीक है, लेकिन आखिर वो वहां पर पीछे वो बंदा कौन है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम लोग लड़ाई कर रहे थे। तो वो कैंग और वो मुन कुछ बोल नहीं पाते, और उनके नाना जी कहते चलो, और ये तो होना ही था, और चलो, और वुमन मेरे बच्चे जाओ और तुम्हारी मम्मी को बोलो कि यहाँ पर बाहर आए। और वुमन कहता ठीक है। और उसके पिताजी कहते, आखिर तुम होते कौन हो मेरी बीवी को यहाँ पर बाहर बुलाने वाले, और क्या तुम उसे जानते हो? और वो कैंग कहता है कि पिताजी शांत हो जाइए, और वो हमारे नाना जी है। तो उसके पिताजी कहते क्या? तो वो कैंग कहता है कि वो हमारे नाना जी है। तो उसके पिताजी उसको पकड़ते हुए कहते क्या तुम्हारा भाई नॉर्मल हुआ तो क्या तुम पागल हो गए क्या, और नहीं होश में आओ। वो कैंग कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऑफ कोर्स वो तुमसे भी ज्यादा जवान दिख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो पाम एम्परर बैक सेंग वून है। और आपको तो पता ही होगा कि मास्टर जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती है वो और जवान दिखने लगते हैं। और उसके पिताजी कहते आखिर तुम क्या ही बकवास कर रहे हो, और आखिर पाम एम्परर यहाँ पर क्यों ही होगा, और क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि पाम एम्परर तुम्हारे नाना जी? और वो वहां पर बैठा बैठा सब सुन रहा होता है। और उसके पिताजी कहते चलो बहुत बकवास हो गई, और चलो सीधे डॉक्टर के पास में चलते हैं, और हमारे परिवार में हमें एक और पागल की जरूरत नहीं है यार। और वो कहता नहीं मेरी बात सुनो। पाम एम्परर कहता कि उसको छोड़ दो वो, और जिन जिन जब यहाँ पर आएगी तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेगी। और हम देखते कि तभी वो उनके पिताजी कहते क्या कहा, जिन जिन, और क्या तुमने बस जिन जिन कहा, और तुम बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की? और अंदर की तरफ का हम सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन दरवाजा खोलता और कहता कि मदर, और हम लोग यहाँ पर आ गए। उसकी मम्मी कहती वुमन, और क्या तुम वापस सुरक्षित आ गए, और सच में, और तुम अपना अपना ध्यान तो रख रहे थे ना? और वुमन कहता मम्मी आखिर आपके हाथ में क्या है? और वो उसके हाथ में एक सिलाई के लिए वो सुइया होती है, और वो कहते ये तो कुछ नहीं है। वुमन मन में सोचता है कि वो बीमार है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कपड़े सिल रही है। और उसकी मम्मी कहती यहाँ पर आ जाओ और मुझे मेरे बेटे को छूने दो। और उसका वुमन कहता है वो मम्मी, और हमारे पास में एक मेहमान है, और जल्दी मेरे साथ में आओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। और उसकी मम्मी कहती है एक मेहमान? वुमन कहता है कि हाँ, और वो कैंग भी यहाँ पर है। और उसकी मम्मी कहती ओह, तो वो कैंग भी आ गई है, तो अच्छी बात है, और वो कैसा है? वुमन कहता है कि वो बहुत अच्छा है, और अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन चुका है। उसकी मम्मी कहती बहुत अच्छे तब तो, और लेकिन एक मेहमान तुम बोल रहे हो? और वुमन मन में सोचता है कि वो ठीक से चल भी नहीं सकती, और उसकी कंडीशन पहले से बेकार हो चुकी है, और मैं सेलेस्टियल मास्टर के डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करूंगा और अपनी थोड़ी सी ची उसके शरीर में डाल दूंगा। और जब उसकी मम्मी को वो सब महसूस होता है, वो कहती वुमन, और क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखा? और वुमन मन में सोचा जो नाना जी ने कहा था वो बात सच है, और वो तुरंत मेरी ची को महसूस कर पाई क्योंकि उसने भी मार्शल आर्ट सीखे हुए। और वुमन कहता है कि हाँ मदर, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला था। और उसकी मम्मी सिर पकड़ते हुए कहती अरे नहीं, और मैं अपने बच्चों को ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में बड़ा नहीं करना चाहती थी। और वुमन कहता मैं माफी चाहता हूँ मदर, लेकिन चलो ये सारी चीजें बाद में बात करेंगे, और हमारे पास में एक मेहमान है, सबसे पहले जल्दी करो। और हम देखते हैं कि बाहर की तरफ जब वुमन का पिता होता है वो कहता है कि ओह तुम यहाँ पर आ गए डियर, और जरा ये देखो मिस्टर, और आखिर मेरी बीवी तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, और जरा उसकी उम्र देखो। और जैंग हुआंग कहता है कि ये काफी ज्यादा समय हो चुका है, नहीं जिन जिन। तो जिन जिन उसको देखते और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते और वो कहती डैड। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, और उसके डैड को फ्लैशबैक याद आता जब वो छोटी सी होती और बोल रही होती डैड। और जैंग हुआंग कहता है कि हाँ मेरी बेटी। और जिन जिन कहती आखिर इतने समय के बाद में क्यों? और उसके पिताजी इसको गले लगाते हुए कहते हैं कि सॉरी, और ये सब कुछ मेरी गलती है। और जिन जिन कहता है कि मैं, और आखिर ये सब क्या? और उसके पिताजी कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, और मेरी बेटी जिन जिन। और जो वो उसके पिताजी होते वो उनके वो सब देखते और कहते तो जिन जिन बोल रहे थे कि वो अनाथ है और ये सब कुछ झूठ था हाँ पूरे समय, तो आखिर उसके एक पिता है जो कि एक पाम एम्परर बैक सेंग वून है, और इसका मतलब कि वो मेरे ससुर जी, और मैंने अभी भी उनकी इंसल्ट कर दी। और अचानक से उसको जब सारी सिचुएशन समझ में आती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिन जिन कहते कि क्या तुम्हें सच में बाहर की चीजों की इतनी ज्यादा वैल्यू है, और क्या आजादी ही आपके लिए सब कुछ है पिताजी, और क्या इसीलिए आप हमारे साथ में नहीं थे जब मदर गुजर गई और मुझे अकेला छोड़ दिया? तो उसके पिताजी कहते कि मैं माफी चाहता हूँ मेरी बच्ची, और मैं सच में और कुछ कहना नहीं चाहता, बस माफी चाहता हूँ, सॉरी। और वो जिन जिन कहती कुछ तो बोलो और एटलीस्ट कोई बहाना तो बनाओ। तो वो जिन जिन के पिताजी मन में सोचते कि भले मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी, लेकिन वो सारे बस बहाने और कुछ नहीं। और उसके पिताजी कहते कि ये तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और तुम शांत हो जाओ, और ज्यादा एक्साइटेड होने से तुम्हारी कंडीशन और बेकार हो जाएगी। जिन जिन कहते आप बहुत बुरे हो, बहुत बहुत बुरे। और वुमन और वुकेंग वो देख रहे होते,
और उनके पिताजी तो बोलते क्या, और क्या मैं ठीक तो रहूंगा ना, नहीं मैंने अभी कुछ बोल दिया ज्यादा। और जैंग वांग कहता कि मैं भी हमारी बातें और करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा बेकार है, जितना मैंने सोचा था उससे भी, और इसलिए मुझे सबसे पहले तुम्हें ट्रीट करना होगा। और आगे वो कहते कि बेटे, और चलो दरवाजा बंद कर दो और अगले 4 दिनों के लिए किसी को भी मत आने देना। और जैंग वांग कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी बीवी को ट्रीट करने के लिए फोकस करना होगा, तो एटलीस्ट तुम इतना तो कर ही सकते हो नहीं। तो वो उनका पिताजी कहते हैं हाँ बिल्कुल पिताजी। और आगे हम देखते हैं कि जिन जिन रो रही होती है और कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और मुझे जो चोट लगी वो हद से ज्यादा है, तो कहीं आपको भी। तो उसके पिताजी जैंग वांग मन में सोचते कि वो अभी भी उसके बुरे पिताजी की ही चिंता कर रही, जब वो इतनी ज्यादा गुस्सा है फिर भी, और वो बिल्कुल नहीं बदली। और जैंग वांग कहता है कि जिन जिन, और अगर मैं तुम्हें वापस नॉर्मल कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा, भले इसमें मेरी जान चली जाए। और जिन जिन कहता है पिताजी, और जैंग वांग कहता है लेकिन चिंता मत करो, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ, और मैं पाम एम्परर हूँ, और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में वो बोलते हैं और बच्चे, और क्या तुम्हें वहां पर उस स्पेयर डीमन से वो उस दिन कुछ चीज मिली थी नहीं। वुमन कहता है कि हाँ और ये रही, और इसी के साथ में वो कुछ बोतल जैसा देता है। और पाम एम्परर कहता है कि जैसी उम्मीद थी उसे स्पेयर डीमन से, और उसने सबसे ज्यादा कीमती चीज दी थी जो उसके पास में थी, और वो भी उसके बेटे को बचाने के लिए तुम्हें दी। वुमन कहता आखिर ये चीज क्या है। तो वो नाना जी कहते हैं कि ये होलो ब्लू स्टोन लिक्विड है, और इसकी बस एक सिंगल बूंद, इससे तुम्हारे 30 साल की चीप बढ़ जाएगी, और इसको तुम्हारी बॉडी पर लगाने से ये स्टील जैसी हो जाएगी, और बाद में तुम किसी भी तरह के जहर से भी इम्यून हो जाओगे। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट इलिक्सर कहा जाता है एग्जिस्टेंस में। लेकिन ये एकदम प्योर होलो ब्लूस्टोन इलिक्सर नहीं है, और इसमें थोड़ी बहुत मेडिकल चीजें मिला दी गई इंग्रेडिएंट्स ताकि इसको खाया जा सके। लेकिन इसके कारण इस एलिक्सर का बैलेंस बिगड़ गया, और तुम बस इसकी एक सिंगल बूंद ही पी सकते हो। और वुमन कहता क्या होगा कि मैं एक की जगह 2 बूंद पी लूं। और इसी के साथ हमारा ये कि वुमन बोल रहा होता है कि क्या होगा कि अगर मैं इस एलिक्सर की 1 बूंद से ज्यादा पी लूं। तो उसके नाना जी कहते कि तुम्हारी बॉडी बस एक सिंगल बूंद को ही हैंडल कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा तो तुम्हारी बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, और तुम्हारे अंदर की चीज हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, और उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। वुमन कहता अरे नहीं। और उसके पिताजी कहते चले, लेकिन एक सिंगल बूंद भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, और ये 30 साल की तुम्हारी एनर्जी मिल सकती है उससे। और वेल चलो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ इन सब एलिक्सर्स के लिए, लेकिन चलो ये तुम्हारे जैसे नौजवानों के बहुत ज्यादा काम आएगी। और कुछ भी हो, लेकिन ये जिन जिन के ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने का इससे चांस बढ़ जाएगा। और आगे कहता चलो और अब शुरू करते हो, और सारे दरवाजे वगैरह बंद कर लो, और तुम दोनों यहाँ पर गार्ड बन के खड़े रहो और हमारी रखवाली करना। वुमन और वो क्या कहता है ठीक है समझ गए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और जैंग वांग कहता है कि इसको सो, और तुम्हें ये सहना होगा। और वो मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर तुरंत आ जाना चाहिए था यार, इधर उधर भटकने की जगह, और तब ये इसकी हालत खराब नहीं होती, और मैं माफी चाहता हूँ बेटी। और जिन जिन वहां पर वो सब सह रही होती है, और इसी के साथ अगला दिन आ जाता है। वो कैंग बोल रहा था कि मैं देख सकता तो ये सारी चीजें हुई थी हाँ, और सच में कितनी सारी इनक्रेडिबल चीजें हुई नहीं। वो मन कहता है कि और हाँ, और तुम्हारी साइड पे क्या क्या ये सारी चीजें हुई नहीं। और तुम्हें लगा था कि मैं बस एक बेवकूफ हूँ जो कि यहाँ पर बस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ वेश्याओं के साथ में, और इसलिए तुमने नाटक किया कि तुम मुझे जानते नहीं थे। और वेल मैं भी तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी यही करता। और ये भले कुछ भी, लेकिन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा नहीं माउंट हुआ के ग्रुप में रहना। और मुझे सच में बहुत ज्यादा गर्व है तुम्हारे जैसा छोटा भाई होने पर। वो कैंग, और वो कैंग भी कहता हाँ ठीक है। आगे वुमन वहां से उठकर जाते हो, कहता चलो, और मुझे यहाँ पर मैंने जो पिछली बार सामान उठाया था उसके लिए पैसे लेने जाना है, तो तुम यहाँ पर नजर रखना जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। और वो कैंग कहता ठीक है। और जब वो वहां से जा रहा होता है, वो कैंग उसको देखते हुए कहता कि ब्रो, और उसको वही पुराने दिन याद आते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मून कहीं पर जाते हुए कहता कि मैं यहाँ पर अपने वो पिछले बार के पैसे लेने के लिए आया हूँ, और आखिर वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो एक बंदा कहता वो मिस्टर संग वो मून, और हमारी वाइस लीडर ने कहा था कि आप जैसे ही हम आपको डायरेक्ट उनके ऑफिस में भेज दे, और वो खुद पर्सनली आपको पैसे देना चाहती वहां पर। वो मून कहता ठीक है और चलो। और वो मन में सोचता है कि अब ये लोग मुझे मास्टर बुलाने लगे हैं। और इसी के साथ में एक बंदा जो कि पिछली बार वुमन की बेइज्जती करा था, वो कहता कि मास्टर संग वुमन आप यहाँ पर आगे वेलकम बैक, और मैं सच में आपसे बात करना चाहूंगा, तो क्या हम लोग बैठ सकते। और वुमन कहता मेरा हाथ छोड़ो। और बंदा कहता आखिर आप इतने ज्यादा निर्दयी क्यों बन रहे हो, और हम ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं नहीं, और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपसे नाना जी से लेकर मतलब कि आपके पाम एम्परर के बारे में। और वुमन उसका गला पकड़ लेता और कहता क्या तुमने मेरे नाना जी से वो बात नहीं सुनी थी, और उसकी पहचान के बारे में बात मत करना, और अगर तुम इसका ध्यान नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सामने वाला बंदा कुछ नहीं बोल पाता। वुमन कहता है मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत है, जो कि उनका एटीट्यूड एकदम बदल लेते और एकदम किसी स्विच की तरफ, और तुम बहुत ही ज्यादा हाई एंड माइटी एक्ट करते हो, कोई जो तुम्हारे सामने कमजोर होते हो उनके सामने तो। और वो बंदा कहता है मैं समझ गया मास्टर सॉन्ग। और इसी के साथ में वुमन उसको छोड़ता है और कहता है कि चलो, और अगर तुम समझ गए तो दफा हो जाओ। और जब वुमन वहां से जा रहा होता है, वो बंदा मन में सोचता है कि ये लिटिल शिट कहीं का, और वो मैं इतना अच्छे से बात कर रहा था फिर भी मेरे साथ में ऐसी बेइज्जती कर रहा है मेरी। और ठीक है चलो तुम देखो, और मैं पक्का करूंगा कि तुम बहुत ज्यादा पछताओ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कहीं पर कोई बोल रहा होता है कि अरे यार ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा पैसा नहीं है, और मुझे मेरे बस काम का ही पैसा मिलना चाहिए नहीं। तो सामने वो लेडी बैठी होती है और वो कहती है
कि इसको हमारे लिए एक शुक्रिया का तरीका समझ लो। और तुमने हमें बहुत ज़्यादा मदद की थी मास्टर वुमन। और एक जो हमारा सामान लाया गया था जो कि पाम एम्परर वहां पर थे और उसके जितने भी रिश्तेदार थे, और एक ऐसा सामान लाया गया जहां पर कि पाम एम्परर के पोते हमारे लिए सामान उठाने का काम कर रहे थे। और ये सारी जो अचीवमेंट है ये तो बस इन 30 सिल्वर कॉइन के सामने कुछ नहीं जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। वुमन के था लेकिन फिर भी, और तुम्हारे पास में तो वो भी लोग हैं ना जिनकी जान चली गई, और तुम्हें उनके परिवार को भी तो पैसा देना चाहिए ना ये। और मुझे तो इसके बिना भी ठीक रहेगा। तो वो लड़की कहती है कि उनके बारे में मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन उन सबके परिवार का ध्यान रख लिया जाएगा और प्लीज आप चिंता मत कीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। और वो मन में सोचती कि मैं उससे नाइट ग्लो जेम के बारे में नहीं बता सकती। वुमन कहता वो ठीक है, तो क्या मैं सच में इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो वो लड़की कहती हाँ प्लीज, और मेरे लिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वुमन कहता ठीक है चलो, तो मैं खुशी खुशी। और तभी हम देखते हैं कि उसके शर्ट में से वो टाइगर निकलता है और गुर्राता है। और वो लड़की कहती अरे अरे, और ईयून, और इस टाइगर का नाम ईयून रखा गया होता है। वो लड़की कहते तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो नहीं। और वुमन कहता कि वो हमेशा ऐसे ही एक्ट करती बच्चे की तरह जब वो तुम्हारे साथ में होती है, और ईयून एक लड़की है। आगे वो लेडी कहती है लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी, और आखिर तुमने अपनी ताकत को छुपा कर क्यों रखा, और ये फैक्ट कि तुम पाम एम्परर के पोते हो। वुमन कहता ओ वो। और वो लड़की मन में सोचती कि मुझे थोड़ा बहुत ही आइडिया है कि आखिर हमने पहले जो बात की थी उससे, लेकिन मैं इससे खुद से ये डायरेक्ट सुनना चाहती हूँ। और इसी के साथ में वुमन उसको सारी चीजें बता रहा होता है जो कि अब तक हुई होती है। और वो सब सुनते हुए वो मन में सोचते कि संग वुमन, और वो मुझे सारी चीजें एकदम बच्चे की तरह बता रहा है। और वो सारी चीजें जिन पर की यकीन ना, और वो सारी कहानियां, और जो उसकी आंखें वगैरह है वो देखकर और उसकी जेंटल आवाज सुनकर, और इसी पर मेरी अटेंशन जा रही है और पता नहीं क्यों। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन बता रहा था कि ये कारण कि मैंने ये सारी चीजें बताई नहीं क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, और ना ही मेरे पास में कोई चांस मिला था ये दिखाने का, और मैं इसको छुपा नहीं रहा था। लेकिन इधर उधर जाते हुए ये बोलना कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ये तो बस ऐसे ही ज्यादा हवा मारने से ज्यादा कुछ नहीं। तो वो लड़की कहती हाँ ये बात तो सच है और मैं समझ गई, लेकिन आखिर दूसरे सभी लोगों को ये क्यों नहीं पता कि तुम्हारा छोटा भाई एक माउंट वा ग्रुप का डिसाइपल है? तो वुमन कहता ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मम्मी नहीं चाहती थी कि हम मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करें, और उसने कहा कि ज्यादा जाना माना और फेमस होने से कुछ ज्यादा अच्छी चीजें नहीं होने वाली, और मेरा भाई बहुत सारे उनके दोस्त और दुश्मन बनेंगे माउंट वा ग्रुप में, और इसीलिए उसने ये सारी चीजें सीक्रेट रखी थी ताकि हमारे परिवार किसी खतरे में ना पड़े, और अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो। और वो लड़की कहती इसका तो पूरा सेंस बनता है। और वो कहती तो आखिर अब तुम्हारा परिवार का करेगा, और क्या तुम सभी लोग आयरन ब्लेड बेक हाउस में चले जाओगे जब तुम्हारी मम्मी का ट्रीटमेंट हो जाएगा? वो मन कहता कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, और ये तो हमारे पेरेंट्स पर है वो क्या बोलते हैं। और आगे वो लड़की कहती ठीक है। आगे वुमन कह रहा अब जो हम इसके बारे में बात कर ही रहे, और क्योंकि हमारी जो मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा है और इसीलिए मुझे और मेरे भाई को अभी दिन और रात में शिफ्ट में है ना गार्ड करना पड़ता है, और इसीलिए मैं अभी तुम्हारे लिए काम नहीं कर पाऊंगा। और वो लड़की कहती ठीक है। और वो मन में सोचे कि मैं उसको हो सके किसी भी कीमत पर यहाँ पर अपने साथ में रखना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो सोचेगा कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो पाम एम्परर का पोता है नहीं। और आगे कहती ठीक है चलो, और मुझे लगता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और कोई बात नहीं मास्टर संग, और प्लीज जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करना। और वुमन कहता थैंक यू वेरी मच। वुमन बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, गुड बाय। और वो लड़की भी कहती ठीक है, और आपको इतनी देर तक यहाँ तक रोकने के लिए सॉरी, और अब जल्दी जाइए। और इसी के साथ में जब वुमन वहां से चला जाता है, वो लड़की अपनी जगह पर बैठते हुए कहती कि हाँ संग वुमन, और वो हमेशा मुझे पता नहीं क्यों सेंटिमेंटल फील करवा के चला जाता है किसी कारण से। और हम देखते हैं कि कहीं और रात को कोई चिल्ला रहा होता है कि क्या आप कुछ इसके बारे में करने नहीं वाले पिताजी? तो उसके पिताजी कहते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो ये वही बच्चा होता है जिसका कि वुमन ने पहले गला पकड़ा होता है। वो कहता है कि वो कुतिया योन, और वो अभी इस तरह से तो लीडर बन जाएगी, और क्या उसके बारे में आप कुछ नहीं करने वाले? तो उसके पिताजी कहते आखिर तुम चाहते क्या, मैं क्या करूं? और अगर हम लोग कोई भी स्कीम वगैरह करेंगे पहले की तरह तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगर पाम एम्परर को पता चला तो। और आगे वो बच्चा कहता तो इसका मतलब कि हमें बस उस पाम एम्परर और संग वुमन और वू कैंग को भी सबसे पहले रास्ते से हटाना होगा। और उसके पिताजी कहते हाँ वो बात तो सच है, लेकिन आखिर पाम एम्परर से कौन लड़ सकता है और उसको कौन मार पाएगा? और आज तक तो कोई नहीं कर पाया, पिछले 100 सालों में तो हम क्या कर लेंगे? तो वो उसका बेटा कहता कि वो फिर भी एक इंसान है और जहर का असर तो उस पर भी होगा नहीं। तो उसके पिताजी कहते लेकिन वो कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, और चलो एक बार के लिए बोल देते कि हमने उसके परिवार को मार दिया, लेकिन क्या होगा कि अगर माउंटवा ग्रुप को या फिर आयरन ब्लेड बेक हाउस को इसके बारे में पता चला तो वो बच्चा कहता कि पिताजी और क्या तुम सच में अपनी जिंदगी ऐसे जीने वाले हो और उस औरत के लिए काम करने वाले हो पूरी जिंदगी? तो उसका पिताजी गुस्सा हो रहा था। और आगे वो लड़का कहते कि आप हमेशा बोलते हैं ना कि जिंदगी एक जुआ है, तो हमें बस ये सारी चीजें इतनी परफेक्टली करनी होगी कि माउंटवा ग्रुप और ना ही आयरन ब्लेड बेक हाउस उनको इसके बारे में पता चले। और उसका पिता मन में सोचता कि हाँ ये बात तो सच है, और जिंदगी तो अंत में एक जुआ ही है, और जितने भी इस दुनिया में महान इंसान है वो उस जगह पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि अपनी जिंदगी के साथ में उन्होंने जुआ खेला। और अगर मैं ये चांस खो बैठूंगा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी एक उस छोटी लड़की के लिए काम करने में बिता दूंगा, और मेरी जिंदगी इतनी घटिया तो नहीं हो सकती नहीं। और इसी के साथ हमारा इच्छा बोल रहा था, और हमारे अंकल जो है
वो तो अभी इंक स्मोक ग्रुप के लीडर के राइट हैंड मैन है नहीं, और मैंने सुना है कि वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक जहर बनाने वाले लोग हैं वहाँ के। और उसके पिताजी एकदम से मुस्कुराते हैं और ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब शाम हो चुकी होती है और वुमन की मम्मी का अभी भी ट्रीटमेंट चले ही जा रहा होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि नीचे कोई एक इंसान काम करते हुए कहता, तो क्या ये ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी? और वुमन कहता है कि हाँ, और हमारे नाना जी ने कहा है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, और सच में ये तो बहुत अच्छा है नहीं? और वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत सुनकर अच्छा लगा, और तुम्हारे नाना जी काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। वुमन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचता है कि उसे मेरे नाना जी की ताकत के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही मेरी ताकत के बारे में, और मुझे बहुत ही ध्यान रखना होगा कि वो कहीं से नोटिस ना कर ले। और आगे वो बंदा कहता है कि और वो 1 मिनट, ये सूप में कुछ ज्यादा ठीक से टेस्ट नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा नमक की जरूरत पड़ेगी, और क्या तुम पीछे से वो नमक लेकर आ सकते हो? वुमन कहता ठीक है सर। और जब वुमन बाद में पीछे से नमक लेकर आता है और कहता मिल गया। और आगे वो कहता क्या हुआ, और आखिर नमक का क्या हुआ, आप खाना क्यों लेकर जा रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि मैंने इसको थोड़ा और ऐसे हिलाया तो मुझे लगता है कि अब नमक की जरूरत नहीं है, और तुम भी ये ट्राई करो। और वुमन उसको सुनते हुए कहता है कि वाह, इससे तो अच्छी सुगंध आ रही है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अचानक से कुछ नोटिस करता है और कहता है आखिर ये चल क्या रहा है? और मेरे जो अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर का डिवाइन आर्ट है वो एकदम पागलों की तरह मेरी ची को हिला रहा है यार। और तभी उसके शर्ट में से वो टाइगर भी आकर घुर्रा रहता है। और वुमन कहता है कि 1 मिनट, वो भी ऐसे कर रही है तो आखिर चल क्या रहा है? और वो कहता है अब ये मत कहना। और तभी उसके दादाजी के उसके दिमाग में आवाज आती है कि जो सेलेस्टियल व्हाइट टाइगर होते हैं वो किसी भी तरह के जहर को डिटेक्ट कर सकते बस उसकी गंध से। और लगता है कि जो तुम्हारे लिए वो सूप है उसको पॉइजन, मतलब उसमें जहर डाल दिया गया है। और वुमन मन में सोचता नाना जी। और आगे उसके नाना जी बोल रहे होते हैं कि ये उस टाइगर का रिएक्शन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जहर इतना खतरनाक था कि वो तुम्हें मार सकता है। और इसी के साथ में वुमन वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? और अगर मेरे मम्मी या पिताजी से किसी ने भी ये खा लिया होता, और सर क्या आपने इसमें जहर डाला है? तो बंदा कहता आखिर तुम्हें कैसे, और छोड़ो ये सब भाड़ में जाए और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ में वो चाकू लेकर वुमन पर हमला करता है, और वुमन एक हाथ से मारता है और बाद में उसका कंधा पकड़कर उसको जोर से दबाता है, और वो आदमी चिल्लाया जा रहा होता है। वुमन कहता क्यों, और आखिर तुमने इसमें जहर क्यों मिलाया? और उसके नाना जी की आवाज आती है कि ये ऐसा हो सकता है कि ये इसका आइडिया नहीं है, और ये जरूर वो सारे जो नोबल ली मर्चेंट हाउस के जो कुत्ते हैं वही लोग होंगे जो कि तुम्हारे उस लीडर को टारगेट कर रहे होंगे। और वुमन कहता है हाँ, और क्या तुमने पैसे के लिए किया? और तुम यहाँ पर पिछले 5 सालों से काम कर रहे थे हमारे लिए। और सामने वाला आदमी कहता है कि सॉरी, और मेरे खुद के कुछ कारण थे। वुमन कहता है कि तुमने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की, वो भी बस पैसों के लिए। और वो एक जोरदार मुक्का मारता है उस आदमी के मुंह पर। और आगे वो कहता है कि हाँ, और अगर ये उस नोबल लिव मर्चेंट के उस ग्रुप के लोगों में से किसी का काम है तो मुझे पता है कि आखिर एग्जैक्टली किसने किया होगा। और उसके नाना जी कहते कि जब इंसान एक लाइन क्रॉस करते जो कि उनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और तुम्हें उनसे अच्छे से निपटना चाहिए। और उन जैसे जो लोग हैं वो सेम चीज दूसरे लोगों के साथ में भी करेंगे, और इसी को तो हम एकदम घटिया लोग बुलाते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन मन में सोच रहा था कि आखिर किसी का भी दिल इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है, और आखिर आखिर क्या इसलिए कि लोग उस वेनम किंग के जैसे या फिर ब्लडी एम्परर के जैसे बन जाते। और इसी के साथ में वुकेंग कहता ब्रो क्या हुआ, और मुझे कुछ सुनाई दिया। वुमेन कहता है कि वो नोबल ली मर्चेंट के जो ग्रुप के बास्टार्ड है उन्होंने हमारे खाने में जहर डालने की कोशिश की। वुकेंग कहता क्या? वुमन कहता है कि हाँ, और मैं अभी तुरंत वापस आ जाऊंगा, और तब तक के लिए तुम यहाँ पर आराम करो। और इसी के साथ में वुमन वहां से जा रहा होता है और कहता है कि अगर हमारा परिवार मार्शल आर्ट में ट्रेन नहीं किया गया होता और तो हम जहर से मारे गए होते यार, और मैं उनको माफ नहीं कर सकता, और उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसी के साथ हम 15 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहां पर कि नोबल ली के उस मर्चेंट ग्रुप के वहां का, और कोई बोल रहा था तुम बास्टर्ड, और तुमने फाइनली अपने असली कलर दिखाई दिए, और तुम थे उसके लीडर चोई के अंडर नहीं, और तुम सच में बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। और हम देखते हैं कि वहां पर जो उस लेडी के साथ में उसके अंकल होते हैं उसकी भी हालत खराब होती है। और हम देखते हैं ये ग्रीन बालों वाले बंदे ने उसको पकड़ा होता है लेडी को, और वो कहता है कि नहीं नहीं, और तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए तुम्हारे इतने अच्छे मुंह से, और जब तक कि तुम उस लूजर की तरह मार नहीं खाना चाहती हो। और वो लेडी कहती है कि तुम अपने गंदे हाथों तो मुझे मत छूना। और दूसरी तरफ एक बच्चा वो नाइट ग्लो जेम ले लेता है और मन में सोता ये, और आगे वो उसके पिताजी को दिखाते कहते पिताजी जरा ये देखिए। और उसके पिताजी कहते आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और आगे वो कहता है कि इसको उस गुआक ग्योम से छुपा कर रखना, उस हरे बाल वाले से। और वो बेटा भी कहता है ठीक है पिताजी। और वो हरे बाल वाला कहता है कि अरे यार मैं पागल हो रहा हूँ, और चलो मुझे एक कमरे में जाने दो और मैं इसके साथ में कुछ मजे करना चाहता हूँ। और वो लड़की कहती बकवास बंद करो। और इसी के साथ में वो दूसरा वो जो उसका पिताजी होता है वो कहता है चलो, और तुम कोई भी कमरा रख सकते हो, सारे कमरे तुम्हारे ही है। तो वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है परफेक्ट। और इसी के साथ में वो कमरे में जाता है और युवान को एक बिस्तर पर डाल देता है, और कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, और मैंने तुम्हारे जितने भी चीप पैनल्स है वो सब काट दिया तो तुम हिल नहीं पाओगे, और तुम एक पल के लिए यहीं रुको, और मैं उन लोगों को जाकर मार कर आता हूँ जिन्होंने कि तुम्हें धोखा दिया है, और बाद में मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा। तो वो लेडी कहती क्या, और जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया वो तो तुम्हारे जैसे सेम साइड पर ही है ना, और तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो हरे बाल वाला कहता है कि हाँ ये ऐसे ही चलता है यार, और तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ। और इसी के साथ में वो बाहर जाता है और हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और
जो उस लेडी के साइड पर लोग होते हैं उनको बांध कर रखा गया होता है। और वो बाप और बेटे की जोड़ी में से उसका पिताजी कहता है कि योन श्योन के पिताजी और जो मुगे और कुछ दूसरे बेवकूफ, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं वगैरह अगर हम तुम सभी लोगों को मारकर साइलेंट कर दे। और वो बुढ़ा आदमी कहता बास्टर्ड, और इतने सालों तक मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसके बाद में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और क्या तुम पाम एम्परर के कानून से डरते नहीं हो। तो सामने वाला बंदा कहता कानून, हाँ, और मैं उस पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो कि तुम्हारी मौत से मुझे मिलेगा। और पाम एम्परर, और वो तो ऑलरेडी मर चुका होगा जहर से, तो आखिर मुझे उससे डरने की जरूरत ही क्या है। तो आगे वो बुढ़ा आदमी कहता तुम बास्टर्ड्स। और तभी हम देखते कि उनको आवाज आती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को जहर देने की। और तभी वो आदमी कहता हाँ आखिर यहाँ पर कौन है। और वुमन वहां पर आते हुए कहता तुम घटिया शिट कही के। और वो पिता, वो पीले बाल वाला बंदा कहता कि हाँ, और आखिर इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए था, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो कहता वो मैं समझ गया, और मतलब तुम अकेले यहाँ पर हो तो इसका मतलब बाकी सारे लोग मारे जा चुके और तुम बस अपने लक के कारण जिंदा बच गए नहीं, और ये बस एक ही तो बंदा और इसको मार डालो। और जो वो दूसरा उसका बच्चा होता कहता लेकिन वो, तो उसका पिता कहता वो इडियट आखिर तुम कर क्या रहे हो, और क्या तुम बस ऐसे ही खड़े खड़े उसको देखकर ऐसे हारने वाले हो क्या, वो अकेला है और वो भी एक इंसान है, और जब उसको तलवार से मारा जाए तो उसका भी खून बहता है, और जरा होश में आओ और उसको मार दो, और हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं पीछे जाने के लिए। तो बच्चा कहता आप सभी बोलो हम पीछे नहीं हट सकते अब। और इसी के साथ में सभी लोग वुमन की तरफ बढ़ते हुए कहते कि मारो उसे, और सब वुमन की तरफ जब जा रहे होते तो हम देखते कि वुमन गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार चलाने के लिए उनके बीच में आ जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो उनके पीछे चला जाता है तो वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके हाथ में कट लग चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि अरे नहीं मेरे हाथ। और वुमन कहता है तुम सभी लोग अब आज के बाद कभी तलवार नहीं उठा पाओगे, और एक योद्धा के रूप में तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। और वो उसका पिता मन में सोचता बास्टर्ड, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और आगे वुमन कहता चलो और आप भी, तुम जितने भी बचे हुए लोग हो तुम भी आओ, और अब तुम लोगों के तो मैं पैरों को काटूंगा। तो वो आदमी कहता शिट, और आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, उसको पकड़ो। और सभी लोग कहते ठीक है सर, और इसी के साथ में सब वुमन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वुमन सभी के पैरों के पीछे से वो काटने लगता है थोड़े थोड़े, और जिससे कि उनके पैर अब काम नहीं करेंगे, और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों के ऐसे पैर काट देता है। और वो सभी लोग चिल्ला रहे थे कि मेरे हाथ मेरे पैर। और वुमन कहता है कि जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारने का ऑर्डर दिया था वो जरूर तुम थे ना, तुम और तुम्हारा बेटा, और तुम्हारे जो हाथ और पैर है वो इतने काफी नहीं रहेंगे जो चीज तुमने की है उसके लिए। और वो पिता कहता इम्पॉसिबल है और ये असली नहीं हो सकता। और वो बेटा भी कहता उसने इन सभी लोगों को एक पलक झपकते हरा दिया, और 1 मिनट और मैं। और तभी वुमन कहता कि अभी बहाने बनाने की कोशिश भी मत करना। और तभी हम देखते हैं कि गेट टूटता है और कुछ निंजास के जैसे कपड़े पहने हुए लोग अंदर आते हैं, और कोई कहता है कि चलो और वो नाइट ग्लो जेम मुझे दे दो। वुमन मन में सोचता है नाइट ग्लो जेम वो क्या है। और वो पिता कहता आखिर ये लोग कौन है। और सामने वाला बंदा कहता हाँ आखिर तुम कौन हो, और आखिर ये सारी बॉडीज यहाँ पर क्या पड़ी है, और ये सब चल क्या रहा है। और वो पिता मन में सोचता 1 मिनट, वो लोग नाइट ग्लो जेम के लिए यहाँ पर है तो जरूर ये वो गुआक गेम होगा, और उसको जरूर इस नाइट ग्लो जेम के बारे में पता होगा, और इसलिए वो अपने लोगों को यहाँ पर लेकर आया होगा, और यही हमारा चांस है। और तभी वो पिता कहता कि इस बंदे को पकड़ो, और इसने हमारे नाइट ग्लो जेम को चुरा लिया। और वुमन कहता कि हाँ, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।